हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो, सब ठीक हो? देखो जी, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस तो हमारी हो गई। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड ग्रुप की क्लास। सेकेंड ग्रुप में बेटा आपके 4 पेपर हैं, जिसमें से आपके 2 पेपर लॉ के हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, ईबीसीएल का पेपर है बच्चों एक आपका। ईबीसीएल स्टैंड फॉर इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। और एक आपका पेपर है एसएलसीएम। एसएलसीएम स्टैंड फॉर सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। तो एक बार बेटा, ईबीसीएल और ये एसएलसीएम, ये 2 पेपर आपके लॉ के हैं। और दोनों ही पेपर किस क्या फॉर्म में है? सब्जेक्टिव। जैसे आपका एफएम का पेपर और सीएमए कॉस्टिंग वाला पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है? सब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है जी। तो अभी बेटा डिस्कस करेंगे हम ईबीसीएल को। और ईबीसीएल का पूरा नाम क्या है? इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। देखिए बच्चों, मैं आपको सबसे पहले मॉड्यूल दिखाता हूं जो आईसीएसआई का है। ये हम ICSI.edu की वेबसाइट पर गए। यहाँ पर स्टूडेंट कॉलम में जाएंगे तो अकेडमिक पोर्टल पर क्लिक करेंगे। फिर न्यू सिलेबस में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने सारे के सारे ICSI के मॉड्यूल्स आ गए हैं। और अब गौर करने वाली बात है बेटा, आप देखिए सब जगह आपको जून 22 सेशंस के मॉड्यूल पर न्यू हाईलाइट हो रहा है, स्टार बनकर आ रहा है। मतलब ICSI ने जून 2022 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके नए मॉड्यूल अभी रिलीज करे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? ये पेपर नंबर 7। कौन सा पेपर है ये? पेपर नंबर 7 ईबीसीएल। देखो बेटा, इकोनॉमिक बिजनेस एंड, तो 3 तरह के लॉ पढ़ने हैं। पहला इकोनॉमिक लॉज, दूसरा बिजनेस लॉज, तीसरा कमर्शियल लॉज। समझ आया कुछ? कितने तरह के लॉ पढ़ने हैं? 3 तरह के। पहला इकोनॉमिक लॉज, दूसरा बिजनेस लॉज, तीसरा कमर्शियल लॉज। ये बेटा कंप्लीट आपका सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। और छोटा सा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ 686 के पेजेस है मॉड्यूल के। 686 पेज का, 686 पेजेस का क्या है मॉड्यूल। जरा छोटा सा ही है ये। और देखिए चैप्टर्स देखते हैं बच्चों। ये जो सब्जेक्ट है आपका ईबीसीएल का, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3। पहला पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड एनबीएफसी, 40 मार्क्स का। और पहले पार्ट में चैप्टर नंबर 1 से लेकर आप चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ोगे। फिर पार्ट 2 आता है बेटा कंपटीशन लॉ के रिगार्डिंग। पार्ट 2 किसका है? कंपटीशन लॉ। वो 25 नंबर का है। और एक ही एक्ट पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2002। फिर पार्ट 3 आता है जिसका नाम क्या है? बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। और बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में बिजनेस लॉ भी पढ़ेंगे, कमर्शियल लॉ भी पढ़ेंगे। 35 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 13 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? चैप्टर नंबर 24। तो कुल मिलाकर छोटा सा सब सिलेबस है हमारा, 24 चैप्टर्स का। अब बेटा इसमें दिक्कत कहां आती है? देखो बच्चों को, जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर सिर्फ हमें एक एक्ट पढ़ना होता है कंपनी लॉ में। कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। यहां पर आप गौर करिए बेटा, जितने चैप्टर अपने आप में सब अलग अलग एक्ट हैं। आप देखिए पार्ट नंबर 3 की बात करूं बेटा, सबसे पहला एक्ट क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बेटा रिपील हो गया 1986। इसकी जगह नया लॉ आ गया बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके अलावा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसके अलावा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कुल मिलाकर जितने के जितने आप चैप्टर आप देख रहे हो, हर चैप्टर अपने आप में अलग एक क्या है? एक्ट है। समझ आया? तो पार्ट नंबर 3 हमारा जो क्या है, 35 नंबर का है, 35 मार्क्स का है। पार्ट नंबर 2 हमारा 25 मार्क्स का। और पार्ट नंबर 1 हमारा कितना है? 40 मार्क्स का है। तो 3 पार्ट में 24 चैप्टर्स है, ये हमें पढ़नी है। ठीक है बच्चों? और पास होने के लिए क्या करना है? कितने नंबर लाने हैं? 40 बस, या 50, या 60? 60।
देखो पास तो 40 पर हो जाता है, बट एग्रीगेट करने के लिए, पूरा ग्रुप पास करने के लिए 50% चाहिए होता है। बट आप कभी 50 के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम कभी 50 के लिए नहीं पढ़ेंगे। हम शुरुआत में तो 70 के लिए पढ़ेंगे, धीरे धीरे जैसे सिलेबस आगे पड़ेगा, हमारे हौसले कम होंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या होगा, 60 पर आ जाएंगे और 50 पर आ जाएंगे। शुरू ही हम 40 से करेंगे तो हम 20 भी जाकर खत्म होंगे। क्यों? तो मोरल हाई रखना है, 50 के लिए नहीं पढ़ना, किसके लिए पढ़ना है, 70 के लिए। और ऐसा नहीं है 70 आते नहीं है बेटा, 70 इजिली अचीवेबल है। मैंने वर्ड क्या बोला, 70 इजिली अचीवेबल है, प्रोवाइडेड दैट, बस आप एक काम कर लो, खाना पीना सोना और पढ़ना, बस खाना पीना सोना के अलावा एक काम और करना है, पढ़ना। तो फिर ये 70 वाला टारगेट इजिली अचीवेबल है। ठीक है बच्चों, तो 3 पार्ट्स है बच्चों, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 कितने मार्क्स का आएगा बताओ, 40 मार्क्स का। और पार्ट नंबर 2 बेटा कितने मार्क्स का आएगा, इकलौता एक चैप्टर कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का। अगर हम बात करें बेटा 40 मार्क्स के लिए, चैप्टर 1 से लेकर कहां तक पढ़ना है, चैप्टर 11 तक। चैप्टर 1 से लेकर कहां तक पढ़ना है, चैप्टर 11 तक। और पार्ट नंबर 2 में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर कौन सा, 12, एक ही चैप्टर। तो बेटा आप सोच रहे हो पास होने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या, बताओ, चैप्टर नंबर 12। एक इकलौता एक्ट है, कंपटीशन एक्ट 2002। इकलौता एक्ट कितने नंबर का है, 25 नंबर का है। नैया पार यही करवाता है। तीसरा पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या पढ़ना है बच्चों, ये लिखा नहीं हमने, कितने मार्क्स का बताओ, ये 35 मार्क्स का है ये। और इस 35 मार्क्स से बेटा कहां से शुरू होंगे, चैप्टर नंबर 13 से शुरू करेंगे। ओ माय गॉड, चैप्टर नंबर 24। इतने सारे चैप्टर पढ़कर कितने नंबर लाएंगे हम, 35। और इधर देखो चैप्टर नंबर 12 अकेला पढ़ लिया ढंग से तो कितने नंबर आगे, तो चॉइस इज योर्स। मतलब मान के चलता हूं 25 में तो 25 लाने हैं हमें, अरे बोलो 25 में तो क्या लाने हैं, 25 लाने ही लाने हैं। बाकी फाइट कितनी है, बाकी फाइट कितनी है, 75 नंबर की है। बाकी 25 को ऐसा प्रिपेयर कर लेंगे, 25 में से 22 आ जाए, 20 आ जाए। हम तो कोशिश करेंगे 25 में 25 लाने की, बट पूरी उम्मीद है आईसीएसए वाले देंगे नहीं 25 में से 25। माशाल्लाह हमारी राइटिंग चेक करेंगे, बड़ी गंदी होगी वो, अरे बोलो, राइटिंग के नंबर काटेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगी, कुछ हमने याद नहीं होगा कंटेंट, उसके मार्क्स काटेंगे। तो जोड़ तोड़ की राजनीति करके 25 में से 20 मान लेते आ जाएंगे। अरे बोलो, ये तो अचीवेबल है, ऐसा कोई टारगेट तो नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। 25 में से 20 आगे किसकी फाइट है, 30 नंबर की फाइट है। 50 लाने के लिए कितनी फाइट रहेगी, और कितने नंबर का एग्जाम, 75 में से कितने लाने हैं, 30। क्या नहीं आएंगे क्या, अरे बोलो। तो इसको तो घोल कर पी जाएंगे चैप्टर नंबर 12 को, कि 25 में से 20 आ ही जाए। और बाकी 75 में से क्या टारगेट रहेगा हमारा, 30। मैं क्वेश्चन तक बता दूंगा कौन से एग्जाम में आएंगे। इस चैप्टर से कितने मार्क्स का सेट है पैटर्न बेटा इसका, कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये वाले क्वेश्चन लिमिटेड है जो पूछे ही जाते हैं, मैं वो तक बता दूंगा कौन से है। क्या कह रहे हो सर, सब सब्जेक्ट छोड़ो, पेपर ही बता दो बस क्या आने वाला है बोलो। तो ऐसा कुछ प्री डिटरमाइंड तो कुछ भी नहीं है, हर बार पेपर अलग अलग आता है। बट एक जो पुरानी जो पास्ट पास्ट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली कौन कौन से चैप्टर से एग्जाम आता ही आता ही आपको बता दूंगा। कि है भी पार्ट छोटा, चैप्टर भी छोटा होगा, पर पता है कि 10 नंबर का एग्जाम आएगा आएगा। तो इस चैप्टर में स्कोरिंग है, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, याद रखना। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे सर, हम बेटा पीछे से शुरू करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पार्ट 3 खत्म करेंगे जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है। क्यों, क्योंकि यहां पर चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 24 तक अलग अलग एक्ट्स पढ़ रहे हैं। आप देखिए बेटा, मैंने आपको दिखाया था चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर कहां तक, 24 तक। जितने चैप्टर उतने क्या है, एक्ट्स हैं। जैसे पहला एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा एक्ट इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तीसरा एक्ट लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, चौथा एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पांचवा एक्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्ट। मतलब अपने आप में सारे के सारे चैप्टर क्या हैं, अलग अलग एक्ट्स हैं। तो पहले डिफरेंट एक्ट जितने भी है 13 से लेकर 24 तक ये कंप्लीट करेंगे। फिर एक पार्ट बेटा जो पार्ट 2 में एक चैप्टर है कंपटीशन एक्ट, उसको खत्म करेंगे। फिर किस पे आएंगे, पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में बेटा फेमा मिलेगा आपको, फेमा एक्ट 1999। तो उसके चैप्टर मल्टीपल्स हैं,
चैप्टर 11 1 से लेकर 11 तक मल्टीपल चैप्टर्स में एक ही एक्ट पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। बट इधर अगर पार्ट 3 में आओ तो बेटा पार्ट 3 में क्या है, चैप्टर नंबर 13 से लेकर 24 तक सारे चैप्टर अलग अलग और सारे एक्ट भी अलग अलग। तो पहले यही वाला पार्ट करेंगे, फिर पार्ट 2 पर आएंगे, फिर पार्ट 1 पर आएंगे। आपको 2 वॉल्यूम मिलेगी मेरी, पहली वॉल्यूम मिलेगी जिसमें पार्ट 3 और पार्ट 2 होगा, और दूसरी वॉल्यूम मिलेगी जिसमें पार्ट 1 होगा। पढ़ने का तरीका कैसे, पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आईसीएसएम मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, और तीसरा काम स्कैनर के क्वेश्चन करेंगे। स्कैनर बोले तो पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये कर लो, उसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है करने को, बस आपने जो मैक्सिमम अप्रोच थी वो कर ली, उसके बाद तो बस एग्जाम देना है। ठीक है जी। तो बेटा आज फिर हम एक चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर पार्ट 3 से। और पार्ट 3 में अगर आप देखो आईसीएसआई मॉड्यूल में पहला चैप्टर कौन सा बताओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बेटा ये 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिपील हो गया बेटा, इसकी जगह नया आ गया, कौन सा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो बेटा लिखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बेटा चैप्टर नंबर 1, हाँ नहीं 12 नहीं है बेटा, ये चैप्टर नंबर 13 है, 12 तो आपका पार्ट 2 में है। अब देखो बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जैसे बेटा मैंने आपने पहले सब्जेक्ट पढ़े, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, एक्ट के शब्दों में ही टाइटल में बता दिया जाता है एक्ट का पर्पस क्या है। मुझे बताना इस एक्ट का पर्पस क्या होगा, पर्पस क्या होगा इस एक्ट का, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, ये पर्पस है इसका। सर कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, सुनो बेटा ध्यान से। आपको पता है कंज्यूमर वो होता है जो या तो गुड्स खरीदता है या सर्विसेज अवेल करता है। अरे बोलो, आप मेरी सर्विसेज को अवेल कर रहे हो या खरीद रहे हो, अवेल कर रहे हो। आप सर्विस को अवेल करा जाता है, हायर किया जाता है, गुड्स को बाय करा जाता है। आई बात समझ। अब मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जो अनफेयर नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, अनफेयर नेचर की, जो कंज्यूमर को हार्म पहुंचाती है, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाती है। उसी पर्पस के लिए एक्ट बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कहता है मैं कंज्यूमर को क्या करूंगा, प्रोटेक्ट। कंज्यूमर घबराए नहीं, कंज्यूमर के साथ कौन बैठा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बैठा है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, आप सब लोग मार्केट में क्या करते हो, 10 रुपए दे तुरतुरे लेते हो, लोगे 10 रुपए दे तुरतुरे, अरे बोलो। कभी भी कुरकुरे लो या लेज लो या कुछ भी लो तो बेटा उस पर क्या लिखा होता है, एमआरपी। एमआरपी बोले तो क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब ये वो प्राइस है मैक्सिमम रिटेल बेस, जो रिटेलर जिसको क्या कर सकता है, रेट पर सेल कर सकता है, क्या इससे ऊपर बेचा जा सकता है। बट आपने कई बार देखा होगा, कई बार कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। बताओ, कर रहे होते हैं। ये एक्ट कहता है गलत है भाई, ये अनफेयर प्रैक्टिस है, ये क्या है, अनफेयर प्रैक्टिस है, गलत है ना। जब एमआरपी का मतलब ही क्या, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, रिटेलर इससे ज्यादा बेच ही नहीं सकता। और अगर बेच रहा है मतलब कंज्यूमर को हार्म पहुंच रहा है, कंज्यूमर रेमेडी लेने के लिए कहां जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। मैंने वर्ड क्या बोला, कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। मैंने वर्ड क्या बोला, कंज्यूमर कोर्ट। देखो ऑर्डिनरी कोर्ट नहीं बोला मैंने वर्ड क्या बोला, कंज्यूमर कोर्ट। देखो जितने भी इंडिया में सिविल और क्रिमिनल नेचर की कोर्ट्स है, उनके पास ऑलरेडी वर्क बर्डन ज्यादा है, उनके पास ऑलरेडी काम ज्यादा है, तो उनके ऊपर और प्रेशर ना आए, इसलिए कंपटीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कोर्ट एस्टैब्लिश करे गए, जिसमें सिर्फ कंप्लेंट्स किसकी जाएगी, कंज्यूमर की जाएगी। आई बात समझ। अलग से क्या एस्टैब्लिश करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट एस्टैब्लिश करेंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके रिलेटेड जाएंगे मैटर्स, कंज्यूमर से रिलेटेड मैटर्स जाएंगे। आई बात समझ। तो अगर किसी से भी एमआरपी से ज्यादा प्राइस लिया जाता है ट्रेडर द्वारा
सॉरी, वो कंज्यूमर कहाँ जा सकता है? कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। अब कंज्यूमर कोर्ट बेटा क्या करा गया, 3 लेवल पे स्टैब्लिश करी गई। कंज्यूमर कोर्ट कैसे स्टैब्लिश करी गई? 3 लेवल पर। पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूसरा स्टेट लेवल पर, तीसरा नेशनल लेवल पर। मैंने 3 वर्ड बोले। कंज्यूमर कोर्ट को एस्टैब्लिश करा गया 3 लेवल पर। कहां कहां पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। अब क्वेश्चन है सर, कब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंज्यूमर कोर्ट में जाए, कब स्टेट लेवल की कंज्यूमर कोर्ट में जाए, कब नेशनल लेवल की कोर्ट में जाए? तो बेटा इसके लिए भी अलग से सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बताया हुआ है कि भैया कब आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कब आपको सेंट्रल वाले के पास जाना है, नेशनल वाले के पास, कब स्टेट वाले के पास, और कब डिस्ट्रिक्ट वाले के पास। आगे बात समझ? तो इतना तो समझ आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या करता था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या करता है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। तो सर इससे पहले एक एक्ट था, उसका नाम क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मैं बेटा सीपी एक्ट लिख देता हूं। सीपी मतलब कनॉट प्लेस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इधर बेटा सीपी एक्ट, आप मत लिखना सीपी एक्ट, आप एग्जाम में पूरा लिख कर आना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वैसे ही आपके पास एग्जाम में शब्दों की कमी होगी, ठीक है, आप कंप्लीट लिखेंगे। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, अगर एक एक्ट को खत्म करके दूसरा एक्ट लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिपील। बहुत बढ़िया। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या हो गया? रिपील हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। बेटा कुछ कारण होंगे, ऐसा तो नहीं है सरकार को लगा कुछ काम ही नहीं करने को, चलो क्या करते हैं, एक्ट बनाते हैं, है ना? ये तो नहीं होगा। सरकार सोचा चलो क्या कोई काम तो है नहीं, कोविड टाइम है, तो कोविड तो चलो बाद में आया, 2020 में आया, कोई काम तो है नहीं, चलो क्या बनाते हैं, नया लॉ बनाते हैं। ऐसा तो नहीं होता। पुराने वाले एक्ट को रिपील करके नया वाला एक्ट लाया इसलिए जाता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन्वायरमेंट, बिकॉज चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से सरकार लॉ में भी चेंजेस करती है। या तो उसी लॉ में अमेंडमेंट कर देती है, या तो उसी लॉ में क्या कर देती है, अमेंडमेंट कर देती है, या फिर एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, जैसे पुराने वाले लॉ में कुछ कमियां रही होंगी, बोलो, पुराने वाले लॉ में कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से क्या, उस एक्ट को रिपील करके क्या करा गया, नया एक्ट इंट्रोड्यूस करा गया। इसमें तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। तो वो कमियां हमें आइडेंटिफाइड करनी है, जब मैं आपको बताने वाला हूं तो आपको समझ आ जाएगा नया वाला एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस करा गया था। आगे बात समझ? 1986 का जो लॉ बना वो कब तक चला? 2019 तक। और 2019 के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी चल रहा है और इन्फोर्सर आगे भी चलता रहेगा। अब जब पुराना एक्ट था तो पुराने एक्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिसिंग थे, जो देखा गया करंट इन्वायरमेंट में क्या है, वो चीजें भी होनी चाहिए लॉ में। तो सरकार ने क्या करा, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया तो उसमें भी डाल दी बातें वो। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप समझ जाओगे बेटा कहां पर लैक करता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लैक नहीं करता। मैंने क्या बोला कि कंज्यूमर के साथ अगर अनफेयर प्रैक्टिस होती है, क्या होती है, अनफेयर प्रैक्टिस, तो कौन सा एक्ट कंज्यूमर के लिए खड़ा हुआ है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खड़ा हुआ है कंज्यूमर के लिए। अरे बोलो, फेयर एंड लवली जैसे बोलती है कि हम 7 दिन में हम गोरा कर देंगे आपको। फेयर एंड लवली की ऐड आती थी, 7 दिन में क्या हो जाओ, गोरे हो जाओ। अब 7 दिन में तो गोरा कोई नहीं हो सकता, और फेयर एंड लवली बोलती है जी भैया अगर गोरे ना हो तो हम आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम भी देंगे। बट नीचे लिख देते टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। क्या लिखी होती नीचे? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। इसलिए बच जाती है फेयर एंड लवली कंपनी, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशन लिखी होती है जो हम फुलफिल नहीं कर पाते। अगर फेयर एंड लवली बोले 7 दिन में गोरे हो जाओ बिना किसी कंडीशन के लगाओ, और अगर ना गोरे हो तो आप किसके ऊपर क्लेम मांगोगे? फेयर एंड लवली। तो मतलब अगर एक कंपनी क्या करती है, कोई एडवर्टीजमेंट रिलीज करती है, फेक एडवर्टीजमेंट रिलीज करती है कि भैया हमारा ये च्यवनप्राश खाओ इससे इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है, हमारा ये क्या करो काढ़ा पियो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। कोविड के टाइम पर आपने देखा होगा, था तो बेटा समय खराब, देश के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए समय खराब था, बट अगर मैं बात करूं मेडिकल साइंस के लिए और आयुर्वेदा के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बनकर आया। अरे देखो ना,
फार्मास्यूटिकल कंपनीज पहले जो लॉस में थी वो प्रॉफिट मेकिंग बन गई, उनके शेयर्स वैल्यू कितने कितने बढ़ गए अगर आपने गौर कराओ। और आपने देखा हो बेटा, एक एक कोविड पेशेंट से 1-1 लाख रुपए पर डे का चार्ज कर रहे थे हॉस्पिटल्स, जितने भी लॉस मेकिंग थे सब प्रॉफिट में आ गए थे। ऐसा लग रहा था एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी कि हमारा बुक कर लो, अगर हमें हो जाए तो हम आ जाएंगे आपके पास। अरे बोलो। तो हाँ, तो वो समय खराब, बट कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल लाइन की बात करेंगे, उनके लिए क्या लेकर आए? अपॉर्चुनिटी। आप देख लो कितनी भी कंपनीज काढ़ा बना रही थी, सबका बस एक ही आ रहा था, ये काढ़ा पी लो, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, कोविड-19 से बचोगे। चाहे बचो ना बचो, बस पैकेट पे क्या लिखा होता था? कोविड-19 से बचोगे। उन दिनों में तो नमक भी आ रहा था, नमक पे लिखा था इम्यूनिटी बूस्टर। अरे बोलो भाई, मतलब क्योंकि उस वक्त सब लोग डरे हुए थे तो उस चीज का फायदा उठा रहे थे। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट आती है जो फॉल्स क्लेम्स करती है, क्या करती है, और फिर कंज्यूमर को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। कंज्यूमर किससे रेमेडी मांगता है? अरे बोलो, कंज्यूमर किससे रेमेडी मांगता है? कंज्यूमर कोर्ट से। अब आप ये प्रोडक्ट जो खरीदते हैं हम, जितने मार्केट में हम प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, वो कंपनी की गुडविल के साथ कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर होता है उसको भी देखते हैं हम। जैसे एक प्रोडक्ट है, उस गोल्डी मसाले कोई नहीं जानता था, पर सलमान खान से जब से ऐड करना शुरू कर दिया, गोल्डी मसाले का सबको पता लग गया, है ना बात। ऐसे ही युवराज सिंह करता था सबसे पहले रिवाइटल की ऐड। मेरी तंदुरुस्ती का राज क्या है? रिवाइटल। बचपन से खाता आ रहा हूं, बचपन से रिवाइटल होगी नहीं उसके, क्यों? उसके बचपन से रिवाइटल नहीं होगी ना, उसने कभी खाई होगी। अभी रणवीर सिंह एक ऐड करता है, चिंग मसाले कुछ ऐसा कर, चिंग चाइनीज कुछ करके, रॉकेट की तरह बनकर ऊपर चला जाता है वो, देखा आपने वो? तो आप देखो, कई बार कंपनी कुछ फॉल्स क्लेम करती है, और उस फॉल्स क्लेम में कंपनी और एज वेल एज कौन साथ में इन्वॉल्व होता है? सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व होते हैं, ये भी अपने मुंह से बोल देते हैं कि भैया मैं भी यूज करता हूं। जैसे युवराज सिंह बोल देता है जी मैं भी यूज करता हूं, तो हम उस जो युवराज सिंह को फॉलो करता है वो तो क्या करेगा? रिवाइटल खरीदेगा, खरीदेगा कि भाई युवराज अच्छा क्रिकेटर बना, क्यों? क्योंकि रिवाइटल खाता था, मैं भी अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, रिवाइटल खाऊंगा। अरे बोलो। तो ये देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, उन जो इंडोर्स करते थे, एड इंडोर्समेंट जो करते थे, इंडोर्सर, उनको कुछ नहीं कहा जाता था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में फॉल्स क्लेम पे सिर्फ किसको पकड़ा जाता था? कंपनीज को पकड़ा जाता था कि आपका फॉल्स क्लेम है तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे कंज्यूमर को। नए वाले एक्ट ने देखा कि कंपनीज के अलावा लोगों को कन्विंस कौन करता है इस चीज में? ये एम्बेसडर भी तो कन्विंस करते हैं लोगों को। अरे बोलो। आप मुझे बताओ, धोनी है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, अच्छे लोग हैं ये, अच्छे लोग हैं, बट एक काम बड़ा बुरा बुरा करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा नहीं। ये नौजवानों को जुआ खिलवाते हैं, ये सट्टा खिलवाते हैं। ड्रीम 11, सर्कल, सर्कल 11 करके कुछ है, MPL, सब सट्टे हैं भाई ये। पहले तो ऐड नहीं आती थी, अगर आपने अब ऐड देखा तो लास्ट में फोटो के साथ आता भी है, बोलते भी है वो, कृपया अपनी समझ से खेले, इसकी आपको आदत लग सकती है ना। प्योरली सट्टा खिलवा रहे हैं यार वो तो। क्या नौजवान उससे प्रेरित नहीं होते? होते हैं भाई इन चीजों को देख। सबको क्या लगता है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, सब लगाते हैं, सट्टा ही तो है प्योर, वो और क्या है। वैसे अच्छे इंसान है, पर ये काम करके अच्छे लगे नहीं मुझे वो, थोड़ा सा लगा कि यार गलत कर रहे हैं वो। तो लोग क्या इन्फ्लुएंस होते हैं सेलिब्रिटी से। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक लूप होल था कि भैया कंपनी को तो पकड़ लेते थे कि अगर कंपनी ने फॉल्स क्लेम लगा, बट किसको नहीं पकड़ते थे? उस जिस इंडोर्समेंट जो हुई है, इंडोर्सर ने जो की है, उसको कुछ नहीं कहते थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 समझ गया कि वे दोनों पे लगाम लगाने जरूरी है। पहला किस पे? उस कंपनी पे भी लगाम लगाने जरूरी है। दूसरा, वो जो एम्बेसडर है, जो इंडोर्स कर रहा है उस प्रोडक्ट को, जो इंडोर्समेंट ला रहा है, उसके ऊपर भी लगाम लगाने जरूरी है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने बोला इंडोर्सर भी लायबल होगा अगर कोई फॉल्स क्लेम कंपनी करती है, और अगर इंडोर्सर भी अपने मुंह से वो फॉल्स क्लेम बोल रहा है, इंडोर्सर बोल दे अपने मुंह से मैं भी प्रोडक्ट यूज करता हूं, मेरी भी यही चॉइस है, तो मतलब हम मान लेंगे कि भाई तू हमें रिकमेंडेशन दे रहा है, और अगर हम तेरे कहने पर खरीद रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हुई, तो मतलब फॉल्स क्लेम था ये। क्या था ये? फॉल्स क्लेम था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है? वो कंपनी भी लाइबल और वो इंडोर्समेंट करने वाला इंडोर्सर भी लाइबल। अरे बोलो। तो कॉम्पिटिशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 में एक मेजर डिफरेंस समझ आया? अरे बोलो। यहां पर सिर्फ कौन लाइबल था?
यहां पर सिर्फ कौन लाइबल था? यहां पर सिर्फ कंपनी इज लाइबल होती थी फॉर फॉल्स क्लेम्स। मैं कारण बता रहा हूं ये एक्ट रिपील क्यों हुआ। तो यहां पर कंपनी लाइबल थी किस चीज के लिए? फॉल्स क्लेम्स के लिए। यहां पर नए वाले एक्ट में क्या करा, इस चीज को सुधारा और क्या बोला, कंपनी एज वेल एज, साथ बताओ कौन लाइबल होगा बेटा? कंपनी एज वेल एज, बोलो भाई। सॉरी, कंपनी एज वेल एज इंडोर्सर विल बी लाइबल फॉर फॉल्स क्लेम्स। आई बात समझ? एक कारण समझ आया आपको जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या हुआ, रिपील। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। एक मेजर मैंने आपको कारण बताया कि जब जब इन्वायरमेंटल में चेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंट चेंजेस आते हैं, तो सरकार को लगता है कि जरूरी है अब क्या करना, लॉ को भी चेंज करना या लॉ को अमेंड करना। आई बात समझ? तो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से लॉ को क्या करा गया, चेंज करा गया, अमेंड करा गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही है वो जो लोगों को अवेयर करता है कि हमारे क्या क्या राइट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही है वो जो लोगों को अवेयर करता है हमारे क्या क्या राइट है। आपने कभी रेडियो चलाया तो रेडियो पर एक ऐड आती है, जागो ग्राहक जागो, नहीं है? हालांकि अब रेडियो को सुनता नहीं है, एफएम अगर आपने सुना हो तो ऐड आती है, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर काउंसिल का स्लोगन है। वो ये कहते हैं कि हम कंज्यूमर को अवेयर करेंगे। हमारे इंडिया में दिक्कत क्या है, इलिटरेसी ज्यादा है, थोड़ी सी लोगों को अवेयरनेस कम है, हमारे खुद के राइट ही नहीं पता होते। कंज्यूमर के साथ अगर कोई गलत हो भी जाता है तो कंज्यूमर को यही नहीं पता कि ये मेरे साथ जो गलत हुआ है इसके लिए मुझे रेमेडी लेने के लिए कहां पर जाना है। कंज्यूमर को ये अवेयरनेस नहीं होती। तो अवेयरनेस का काम भी कौन करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बकायदा बताता है कि मार्केट में कौन कौन सी फॉल्स क्लेम्स आजकल चल रहे हैं, इनसे बचकर रहे। और अगर फिर भी फंस जाओ तो फिर आप क्या करो, ये रेमेडी यूज करो, यहां पर कंज्यूमर कोर्ट है, यहां पर जाओ। अरे बोलो, आपने कभी मेट्रो में देखा, मेट्रो से आते हो तो मेट्रो में एक बड़ी होर्डिंग होती है, मेट्रो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए वहां पर बेटा महिला आयोग क्या करती है, जो दिल्ली महिला आयोग है वो एड चलाती है, दिल्ली पुलिस एड चलाती है, दिल्ली सरकार एड चलाती है कि कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस आपके पापा ने करा, आपकी मम्मी ने करा, आपके भाई ने करा, आपके हस्बैंड ने करा, तो उसके प्रति आवाज उठाओ। ये महिला आयोग का नंबर है, यहाँ फोन करो, ये पुलिस वालों का नंबर है, यहाँ फोन करो। तो ये क्या हो रहा है बच्चों बताओ, अवेयरनेस फैलाने का काम करा जा रहा है। अरे बोलो भाई। कई बार तो कुछ लड़कियां फोन करके ट्राई भी कर लेती है, सर मुझे मारा जा रहा है। कहते कहाँ हो, बताओ बताओ, मैं तो ट्राई कर रही थी, आप लोग उठाते नहीं उठाते हो फोन। समझे आप? ये सिर्फ क्या करा जा रहा है, अवेयरनेस फैलाने के लिए करा जा रहा है। ऐसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर काउंसिल से बेटा क्या है, देखो मैंने वर्ड बोला, क्या बोला मैंने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, कंज्यूमर काउंसिल्स है। वो काउंसिल क्या करती है बताओ, अवेयरनेस फैलाती है। क्या फैलाती है बच्चों? अवेयरनेस। किस चीज की अवेयरनेस फैलाती है? ओ भाई कंज्यूमर, तेरे क्या क्या राइट है, सुन जरा, तेरे क्या क्या राइट है, ये भी सुन। अगर ये राइट तेरे ब्रीच हो जाए, तेरे पास क्या क्या रेमेडी है, और ये भी सुन तेरे को रेमेडी लेने के लिए कहां पर जाना है। आई बात समझ? ये सारा काम कंज्यूमर काउंसिल करती है। एक बात बताओ, जब कोविड का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, कोविड वैक्सीन लोग लगवा रहे थे? बिल्कुल लगवा रहे थे। लोग बोलते थे पता नहीं इससे क्या होगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कोई कोई फेसबुक पे वीडियो आती थी कि मेरा मेरा शरीर तो क्या हो गया, आयरन मैन हो गया है। देखा था वो आपने? चुंबक हो गया मेरा शरीर तो, मैग्नेट हो गया, चमक चिपक जाती है। देखी नहीं वो आपने वो वीडियोस कुछ लोगों की, वैक्सीन लगवाने के बाद कैसे कैसे लोग बोल रहे थे। सरकार ने फिर क्या करा, बकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, एरियाज में चलाए, डिस्ट्रिक्ट में चलाए, स्टेट में चलाए कि भैया वैक्सीन सुरक्षित है। बकायदा टीवी पर ऐड भी आते कि कोई भी लेडी हो, कोई भी पर्सन हो जो 18, जो माइनर, जो एक एज लिमिट बता रखी है, बच्चों के लिए नहीं है अभी ये वैक्सीन, 18 प्लस के लिए ना, जो 18 प्लस है वो सब क्या कर सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले लोगों को ये डाउट था कि मैं शुगर पेशेंट हूं तो मैं लगवाऊं ना लगवाऊं, मैं हार्ट पेशेंट हूं लगवाऊं ना लगवाऊं, अगर मैं कोई जैसे
अगर प्रेग्नेंट लेडी है लगवाए ना लगवाए, तो बकायदा ऐड आती है बकायदा टीवी पर, अगर आप देखो कि वैक्सीन सबके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी से आपको पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सरकार का क्या था, अवेयरनेस कैंपेन था ये, सरकार का क्या था। और यही रीजन है जिसकी वजह से हम 100 करोड़ के बेंचमार्क को क्रॉस कर चुके हैं। और इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें वैक्सीन ड्राइव इतनी तेजी से चला है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है। पहली बात तो पॉपुलेशन में इतने ज्यादा है भगवान की कृपा से, या हमारी, दोनों का योगदान रहा है। तो पहली बात तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, फिर फिर लगाए कैसे, घर घर जाए कैसे। तो बड़ा अच्छा मेरे हिसाब से सरकार ने अच्छा मैनेज करा है वैक्सीन में, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अच्छा मैनेज करा है वैक्सीन ड्राइव को। कि पहले हमारे यहाँ तो प्रॉपर डाटा तक नहीं सरकार के पास, कितने लोग रहते हैं हमारे देश में, ये फैक्ट है। करंट का डाटा तक नहीं होगा सरकार के पास। कुछ लोगों के तो आधार कार्ड नहीं बने होंगे आज तक, कुछ लोगों ने अपने पैन कार्ड तक नहीं बनाए। यूएस से थोड़ी, जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर से क्या होता है, पर्सन ट्रेसेबल हो जाता है, उसकी इनकम कितनी है, वो कहाँ जॉब कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सरकार को थोड़ी पता है। अरे बोलो। फिर भी इंडिया ने क्या करा, इतनी बड़ी अच्छी वैक्सीन ड्राइव चलाई और ऑलमोस्ट 100 करोड़ का अभी क्रॉस कर दिया। और एट द एंड ऑफ दिस ईयर और माइट भी जनवरी में क्या हो जाएगा कंप्लीट, फिर बूस्टर डोज पे आ जाएंगे। अभी पता ना आपको, कुछ कंट्रीज में बूस्टर डोज शुरू हो गई है। अभी एक और वैक्सीन का वो आ रहा है, कोविड का एक नया स्ट्रेन आ रहा है ओमिक्रॉन, तो कह रहे हैं उससे बचने के लिए अलग अलग कंट्रीज क्या कर रही हैं, बूस्टर डोज लगवा रही है। तो शायद इंडिया में भी क्या होगा, जब ये डबल डोज सबके लग जाएगी, फिर बूस्टर डोज वो इम्यूनिटी और क्या कर देगी, फिर हम सिंह चाइनीज की तरह ऊपर उड़ जाएंगे, रणवीर सिंह की तरह। चलो जोक्स अपार्ट। तो इस एक्ट में बेटा एक चीज समझो, अवेयरनेस भी कौन फैलाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर काउंसिल्स बनी है जो क्या करती है, अवेयरनेस फैलाने का काम करती है। कंज्यूमर को राइट भी बताती है, कंज्यूमर को रेमेडी बताती है। इस एक्ट में बेटा कंज्यूमर कोर्ट भी है। अगर आपको रेमेडी के लिए जाना है तो कहां पर जाओगे आप, कंज्यूमर कोर्ट के पास जाओगे। कहां जाओगे बेटा। अच्छा, अब कंज्यूमर कोर्ट अलग से क्यों स्टैब्लिश करेगी, ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में मैटर क्यों नहीं जा रहे बेटा। अगर ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट के पास मैटर जाएंगे तो बेटा उनका वर्कलोड ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है। तो अलग से बेटा क्या करा गया, कंज्यूमर कोर्ट स्टैब्लिश करी गई। क्या स्टैब्लिश करी गई, कंज्यूमर कोर्ट अलग से स्टैब्लिश करी गई। आई बात समझ। और कंज्यूमर कोर्ट कितने लेवल पर बनाई बेटा, यहां पर एक बनाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूसरा स्टेट लेवल पर, तीसरा आपने अगर देखा हो पीछे एक वायरल हुई थी न्यूज, फेसबुक पर भी आई थी। एक चंडीगढ़ का एक पर्सन था, चंडीगढ़ का एक पर्सन था, उसने एक स्लीपर खरीदे बाटा के शोरूम से। तो बाटा के शोरूम से उसने स्लीपर खरीदे, बाटा वालों ने कहा सर आपको पॉलीबैग चाहिए, कह रहा यस पॉलीबैग तो चाहिए, हाथ में थोड़ी पहन के जाऊंगा स्लीपर, पैर में तो ऑलरेडी पहने हुए हैं। तो लो भाई स्लीपर्स के लिए, उन्होंने स्लीपर्स के लिए बैग दिया, कैरी बैग, 7 रुपए चार्ज करे उसके लिए। उसने कंज्यूमर कोर्ट केस फाइल कर दिया था और बकायदा उसको 18,000 रुपए का करीबन करीबन कॉम्पनसेशन मिला था उसको, याद है बेटा। फेसबुक पे मीम्स के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, देख लिया करो। ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ मीम्स ही आते हैं वहां पर, मीम्स के अलावा न्यूज भी दिखती है वहां पर। आप बहुत सारे फेसबुक पेज है, ईटी का पेज है, आज तक का पेज है, इनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपको न्यूज भी मिलेगी। आपने सिर्फ आज तक क्या कर रखे होंगे, उल्टे पुल्टे लोग लाइक कर रखे होंगे, तो आपको नहीं मिल रही ऐसे न्यूज। तो फेसबुक पर मीम्स के अलावा भी और भी मिलती है चीजें। ये फेसबुक पर वायरल न्यूज थी जो टीवी पर भी आई थी। आप देखते नहीं कई बार टीवी पर बाद में आता है वो वायरल, पहले वो कहाँ वायरल हो चुका होता है। बाबा का ढाबा पहले कहाँ वायरल हुआ था, फेसबुक से वायरल हुआ था, ट्विटर से वायरल हुआ था, बाद में वो टीवी पर आया ना बाबा का ढाबा, अगर आपने देखा हो। क्यों, तो फेसबुक बड़े अच्छे गौर से देखा करो, ऐसी बात नहीं है, नॉलेज पर्पस के लिए भी यूज होता है। अभी हाल फिलहाल में एक और बताता हूं, बंगाल का केस था वो, शायद आई थिंक बंगाल का। हम मल्टीप्लेक्स जाते हैं बच्चों, मल्टीप्लेक्स में आपने देखा होगा आपकी चेकिंग करते हैं और आपके बैग्स वगैरह, तो बोलते हैं मैम कोई फूड आइटम तो नहीं है, बोलते हैं अंदर अलाउड नहीं है, बोलते हैं ना ये फूड आइटम, पता लगे तुम मूवी इंटरवल में तुम अपना टिफिन खोल लो, गोभी के सब्जी या परांठे पेल रहे हो, है ना। या तुम बाहर से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए 35 रुपए वाली, और तुमने इंटरवल में क्या हुआ 10 रुपए लेस खोला और 35 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक खोली, वही पेले जा रहे हो।
तो मना कर देते अगर आपने देखा हो। वो क्यों? वो कहते हैं अंदर से बाय करो। एक आदमी सदकी पहुंच गया कंज्यूमर कोर्ट के पास। वो केस उसका क्या था सुनो। वो वाटर बोतल लेकर गया, कह रहे वाटर बोतल अलाउड नहीं है अंदर, बाहर रखवा दी। फिर उसने देखा कि यहाँ पर क्या फ्री वाटर एक्सेसिबल है, मल्टीप्लेक्स में था नहीं। उसने कंज्यूमर कोर्ट केस कर दिया। गलत है ये। हम सर्विसेज लेने के लिए मल्टीप्लेक्स की हम क्या करते हैं, टिकट खरीदते हैं, कंसिडरेशन पे करते हैं। तो पानी की सुविधा तो दो। अगर तुम फ्री पानी की सुविधा दे रहे हो अंदर और मेरी बोतल फ्री वाली बाहर रखवाते हो तो समझ आती है बात। तुम मेरी बोतल बाहर रखवा देते हो, अंदर फ्री पानी की सुविधा नहीं है, और तुम पेड पानी खरीदने के लिए बोलते हो जो अंदर 60 रुपीज का है, और बाहर वही बोतल 20 रुपए की मिलती है। कंज्यूमर कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिया, मल्टीप्लेक्स को फटकार लगाई और बकायदा कॉम्पनसेशन दिया उसे। अरे बोलो, अरे बोलो। और आज भी हजारों लोग क्या होता है, जाते हैं मल्टीप्लेक्स वाटर की बोतल लेकर, वो मना कर देते हैं। अगर अंदर एक्सेसिबल नहीं है पानी फ्री वाला तो आप क्या कर सकते हो, उस मल्टीप्लेक्स के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। फ्री वाटर एक्सेसिबल करना उनका क्या है, ड्यूटी है। अगर फ्री वाटर नहीं है और आपको अपना पानी लेने आने से मना कर रहे हैं और महंगा पानी खरीदने के लिए कंपेल कर रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो। बट अगर आपका पानी बाहर रखवा दिया और अंदर फ्री मिल रहा है फिर आप नहीं जा सकते। अरे बोलो। ये भी वायरल हुआ था फेसबुक पर, ये पश्चिम बंगाल का केस था। बेटा हर बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट में केस आते हैं, हम ये पढ़ेंगे। हमें सारे केसेस भी पढ़ेंगे बेटा, हमारी बुक्स में स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं कि आप किस किस ग्राउंड पर कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। ग्राउंड्स में आपको दो बताता हूं, आप सुनना। ये एक्ट किसके लिए बना है बच्चों? लेबर के लिए बना है, वर्कमैन के लिए बना है, या कंज्यूमर के लिए बना है? एंड कंज्यूमर में भी एनीवन, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। आप, मैं, कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई सोल प्रोप्राइटर, कोई भी क्या हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है। मैंने मिल्टन की बोतल खरीदी, मैं कौन? कंज्यूमर। मैंने ये डिजिटल पेन खरीदा, ये पैनल खरीदा, मैं कौन? कंज्यूमर। आपने मेरी सर्विसेज अवेल करी, आप कौन? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर या तो गुड्स को बाय करता है या सर्विसेज को अवेल करता है। तो कई बार गुड्स डिफेक्टेड हो जाते हैं बेटा, कई बार गुड्स क्या निकलते हैं, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करे, वो रिप्लेस कर दे या रिपेयर करवा दे। अगर वो नहीं करता तो कंज्यूमर कोर्ट कहता है हमारे दरवाजे आइए, हम आपको रेमेडी दिलवाएंगे। आप सर्विसेज अवेल करते हो, आप सर्विसेज गुड्स खरीदते हो या अवेल करते हो? अवेल करते हो। सर्विसेज में डेफिशिएंसी आती है, क्या आती है? जैसे गुड्स में क्या आते हैं बच्चों, डिफेक्ट्स। मैं एसी खरीद कर लाया, एसी बस हवा देता है, कूलिंग नहीं करता, तो मैं क्या बोलूंगा, एसी क्या है, डिफेक्टेड है, क्या बोलूंगा? अच्छा आपने सर्विसेज अवेल करी मेरी, अरे बोलो, मैंने आधा कोर्स करवाया, मेरी होगी शादी और मैं अपनी बीवी को ले गया बाहर सिंगापुर, मेरा मन नहीं कर रहा, नई बीवी नया देश, दोनों से बड़ा सेटिस्फाइड हूं, मेरा मन नहीं कर रहा आने का वापस, मैं वहीं रह लिया 2 महीने। रिचा मुझे मैसेज करती, सर आ जाओ कोर्स करवा दो। मैंने कहा बेटा मेरी शादी एक ही बार होनी थी, मैं उसको एंजॉय ना करूं, तेरा अटेम्प्ट तो जून के बाद दिसंबर भी आएगा, करवा दूंगा। अरे बोलो। और रिचा बोलेगी सर मैंने आपको जो फीस दी थी वो क्या बोल कर दी थी कि मेरा जून में एग्जाम है, जून में आपने कहा था सिलेबस करवा देंगे। तो सर आपकी सर्विसेज में क्या आ रही है, डेफिशिएंसीज आ रही है, आप मेरे अगेंस्ट कहाँ जा सकते हो? कंज्यूमर कोर्ट। आई बात समझ? अरे बोलो। देखो आपको आपके राइट बता रहा हूं मैं, ये मैं चैप्टर से आपको पहले क्या कर रहा हूं, रूबरू करवा रहा हूं, मैंने कुछ शुरू नहीं करा, बस चैप्टर से आपको क्या करवा रहा हूं, रूबरू करवा रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं। तो गुड्स में कभी भी क्या है, डिफेक्ट्स आए, और सर्विस में अगर क्या है, डेफिशिएंसी आए, कंज्यूमर कहां पहुंच जाए, कंज्यूमर कोर्ट। मेरी है बेटा शादी, मान लो मुंबई में, मुंबई की लड़की है, मेरी शादी कहाँ है, मुंबई में। मेरी आज शादी है शाम को 6 बजे, दोपहर 2 बजे की मैंने फ्लाइट क्या करा, बुक करी, और 2 बजे फ्लाइट क्या होगी, कैंसिल हो गई। अब मैं फ्लाइट के अलावा तो रोड ट्रांसपोर्ट से तो पहुंच ही नहीं सकता, 24 घंटे लगेंगे, और फ्लाइट मुझे 3 घंटे मुंबई पहुंचा देती, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं पहुंच पाया, मेरी बीवी जो होने वाली थी वो वेट करती रह गई और नहीं हो पाई शादी। अब मैंने क्या बोला कि भैया जो स्पाइस जेट वालों की मैंने बुकिंग करी थी, एयर टिकट करी थी मैंने, भैया मैंने बोला आपने क्या करी है, डेफिशिएंसी की है भैया, मुझे क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए। मेरी बीवी हो गई मुझसे नाराज, अब वो नहीं करने वाली मुझसे शादी, और मैंने आज तक जो गिफ्ट दिए वो भी मेरे गए।
इतना मैंने नुकसान जो खर्च जो करा उसके ऊपर वो भी वापस नहीं करने वाली। अभी हाल फिलहाल में आईफोन लेकर दिया है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैंने स्पाइस जेट से क्लेम मांगा, स्पाइस जेट बोलती हम नहीं देंगे क्लेम। मैंने पूछा क्यों? स्पाइस जेट ने बोला जिस दिन आपकी सर आपने बुकिंग की थी फ्लाइट की, उस दिन क्या था, क्लाउडी वेदर था, और हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम फ्लाई नहीं कर सकते फ्लाइट। मतलब आप ही की सेफ्टी के लिए जब मौसम खराब होता है, आपको पता होगा आंधी तूफान हो, ज्यादा मौसम खराब हो तो फ्लाइट क्या हो जाती है, कैंसिल भी हो जाती है, डिले भी हो जाती है। उस दिन की फ्लाइट कैंसिल थी, बहुत भयंकर क्या, और तूफान आ रहा था, मेरी शादी थी, तूफान तो आना ही था। तो शादी थी, तूफान है बहुत भयंकर, नहीं पहुंच पाया, मेरी शादी नहीं हो पाई। क्या डेफिशिएंसी है, क्या मुझे क्लेम मिलेगा बताओ? जेन्युइन ग्राउंड है कंपनी के पास, मुझे क्लेम नहीं मिलेगा। डेफिशिएंसी जरूर है बट मैं एंटाइटल्ड नहीं हूं क्लेम करने के लिए। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी जो हुई है उसके पीछे रीजन भी तो देखा जाएगा, इंटेंशन भी तो देखी जाएगी, डेफिशिएंसी क्यों हुई है। आप देखते नहीं कई बार रेलवे की बुकिंग करवाते हो, टिकट ही कैंसिल हो जाती है, क्यों? रेलवे ट्रैक ही वहां से उड़ गया, किसी रात को रेलवे ट्रैक ही उड़ा दिए बम बम लगाकर। कई बार खबर नहीं थी हिंदुस्तान में, रेलवे ट्रैक ही उड़ गया जी, और ट्रेन नहीं चलेगी। अब आपकी टिकट है, आपको जाना जरूरी है, क्या बताओ आप बोलोगे रेलवे ने डेफिशिएंसी करी है? नहीं, रेलवे ने कोई डेफिशिएंसी नहीं करी। रेलवे ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा है, कैंसिल करा है रेलवे की टिकट, वो उस दिन की जो रेल थी। आई बात समझ? तो ये भी चेक करा जाएगा कि वो जो डिफेक्ट, अच्छा जैसे मेरे को कोविड हो जाए मान लो, और आप रिचा कोविड हो गया, भगवान ना करे हो जाए, ठीक है, मान लो कोविड हो जाए और आपका सिलेबस ना हो पाए, अब तो बोल सर आपसे क्लेम चाहिए। क्या है, मरना जीने मेरी हालत खराब है, मरने और जीने वाली तुम्हें क्या पड़ी है, कोर्स की पड़ी है, क्लेम की पड़ी है, बताओ तुम्हें मिलेगा? इंटेंशन भी तो देखी जाएगी ना बंदे की, कि उसने अगर डेफिशिएंसी करी है तो क्यों करी है। समझ आ रहा होगा? ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा बच्चों, ये सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे? तुमने वंदे मातरम टिकट बुक करी, वंदे मातरम ट्रेन है, वंदे मातरम ट्रेन चलती है दिल्ली से कटरा के लिए, जम्मू कश्मीर, माता रानी की, ठीक है। तुमने ट्रेन की टिकट बुक करी, और मान लो बीच में ट्रेन में मील भी थी, साथ में क्या थी, मील भी थी, खाना भी था, और है खाना भी था, और तुम गए ट्रेन में, खाना कुछ खाकर नहीं गए, क्या सोचकर, वहीं पे लेंगे ट्रेन में, पैसे दिए खाना वहीं खाएंगे। तुम्हें दो, एक गाजर एक मूली ला कर दे दी मसाला लगाकर, यही खा लो जी आज। आज हमारा जो बावर्ची शेफ है वो नहीं आया, बीमार पड़ गया जी वो, और आप क्या करो, ये मूली गाजर चलाओ, बोलो तो हम आपको पानी और ला देते हैं, इसी से पेट भरो, ना भरे एक और मूली गाजर आपको दे देंगे, मसाला लगाकर, नींबू मसाला लगाकर, चाट मसाला लगाकर। क्या डेफिशिएंसी है? बीमार पड़ा है बंदा, बावर्ची बीमार पड़ गया। बेटा एक बात बताओ, कोई रिप्लेसमेंट रखनी नहीं चाहिए, रखनी चाहिए रेलवे को? अच्छा जैसे आपने, जब मैं बीमार पड़ा था आपको बोलना चाहिए था सर, आपको भी तो रिप्लेसमेंट रखनी चाहिए थी। यस, मेरे पास वीडियो बैकअप थे, मेरे पास और टीचर थे, मैंने उससे करवा दिया, मैं नहीं करवा पाया, आपका काम चल गया ना। ऐसी रेलवे क्या एक ही बावर्ची पर डिपेंडेंट होगा? अगर वो बीमार है तो क्या करो, दूसरे से बनवाओ, और नहीं दे रहे मतलब आप क्या कर रहे हो, डेफिशिएंसी कर रहे हो सर्विसेज, क्या कर रहे हो आप, डेफिशिएंसी कर रहे हो। आप कभी रेलवे की टिकट बुकिंग करवाओ तो बेटा वो मिलती है, बेडशीट मिलती है एसी में, और पिलो मिलता है, पता ना, बेडशीट मिलती है और पिलो। आजकल तो कोविड का टाइम है, तो बेडशीट नहीं मिलती आज के टाइम पर, बोलते हैं खुद कैरी करो, वैसे मिलती है। अब तुम्हें बेडशीट मिली, और बेडशीट बोला था ड्राई क्लीन होगी प्रॉपर, मान लो उस पर सब्जी वब्जी गिरी थी आलू मटर की, प्रॉपर पीली पड़ी हुई थी, और स्मेल भी आ रही थी, क्या बोलोगे, डेफिशिएंसी है? अब तुम रेलवे बोलोगे, रेलवे बोलेगा सर्फ हमारी खत्म हो गई थी, और हमने क्या करा, धूप पे सुखा दी थी इसी को, जो पिछले वाले यूज करी पैसेंजर ने, और यही आपको दे दी, क्या चलेगा काम उससे? नहीं। बेटा ये भी देखा जाएगा कि डेफिशिएंसी है, जो डिफेक्ट हुआ है उसके पीछे रीजन क्या है और इंटेंशन। आई बात समझ? हर बार ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के साथ अगर कुछ डिफेक्ट हुआ है गुड्स में या डेफिशिएंसी हो तो क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। आप देखो एग्जाम्पल से समझ आ रहा होगा, ये सारे एग्जाम्पल आपकी बुक्स में एक केस स्टडी के तौर पर दिए हुए हैं, मैंने वही डिस्कस करे हैं। तो अभी तक आपको एक्ट का ऑब्जेक्टिव समझ आया? एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताओ क्या है बेटा? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, क्या करना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसको रिपील करके क्या लाया गया,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बिकॉज ऑफ न्यूमेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस होंगे जिसकी वजह से क्या आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। उसमें से एक हमने ये भी पढ़ा कि पहले इंडोर्सर लाइबल नहीं था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर लाइबल है। फिर हमने ये पढ़ा, हम इस एक्ट में क्या पढ़ेंगे, कुछ कंज्यूमर काउंसिल्स को पढ़ेंगे। उन कंज्यूमर काउंसिल का काम क्या है, अवेयरनेस फैलाना कंज्यूमर के लिए कि आपके राइट्स का और आपकी रेमेडीज क्या है, वो कौन बताएगा, कंज्यूमर काउंसिल बताएगी। इसके अलावा इस एक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर कोर्ट्स पढ़ेंगे, जो कितने लेवल पर है, 3 लेवल पर। मुझे एक बात बताओ, ये कंज्यूमर कोर्ट जुडिशियल बॉडी होगी या क्वासी जुडिशियल होगी, क्वासी जुडिशियल होगी। क्या होगी ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज होंगी। इनके पास सिविल नेचर के मैटर जाएंगे, क्रिमिनल नेचर के मैटर जाएंगे, सिविल नेचर के, सिविल नेचर वाले मैटर जाएंगे। अच्छा, ये पावर जो यूज करेगी क्वासी जुडिशियल बॉडी, कौन सी पावर यूज करेगी, पावर यूज करेगी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट वाली। ये मैंने कंपनी लॉ में और जीआईजेल में भी पढ़ाई थी आपको बात। देखो कितनी कितनी बातें आपको ऐसी मिलेंगी जो कॉमन मिलेगी अलग अलग लॉज में, आप कनेक्ट कर पाओगे, सर ने वहां बात बताई थी मतलब यहां पर भी एप्लीकेबल होगी। जब मैंने एनसीएलटी के बारे में पढ़ाया था तब बातें बताई थी ये वाली, अरे बोलो, सेम बात आज रिपीट कर रहा हूं। तो जितनी भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है उनके पास पावर कौन सी होती है, सेम सिविल कोर्ट वाली पावर होती है। बताओ, इतनी बात समझ आ गई। एक दो बातें और सुनो, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आप कुरकुरे का पैकेट खरीदते हो, कुरकुरे के पैकेट के पीछे क्या होता है, पूरे इंग्रेडिएंट्स बताए होते हैं, अरे बोलो, सब कुछ लिखा होता है। आप कोई भी मेडिसिन खरीदो, उस पर लिखा होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, कि भैया ये वाला सॉल्ट इसमें इतना है, पैरासिटामोल इसमें इतना है, नशे की दवाई इतनी है। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन होगा तो वो बता दिया जाएगा कि इसमें नॉन वेज, एल्कोहल होगा तो एल्कोहल भी बता दिया जाएगा। अरे बोलो भाई, जैसे जो स्लीपिंग पिल्स होती है जो, उसमें तो मान के चलते नशा तो होगा, अरे बोलो, मान डीम्ड है तो सारी की सारी चीजें क्या होती है, मेंशन कर दी जाती है। क्यों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि कंज्यूमर को सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कंज्यूमर का एक राइट है। क्या है ये, हम ये भी पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि कंज्यूमर का राइट है, उसमें ये भी राइट है कंज्यूमर को प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट सब चीज पता होनी चाहिए। इवन मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और एक्सपायरी डेट भी होती है। समझ आ गई बात, चैप्टर की थीम समझ आई बच्चों, अरे बोलो पक्का। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाँ, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी भी पढ़ेंगे जिसके हाथ में इस एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया। क्या दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपको बताया मैंने, कंपनी लॉ में अगर हम बात करें, एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हाथ में होता है, अरे बोलो ऐसे। हाँ जी, यहां पर भी एक अथॉरिटी बनाई गई है बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। बेटा शॉर्ट में उसका नाम पूरा नहीं बता रहा अभी आपको, बस इतना याद रखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है एक, जिसके हाथ में क्या करा गया है, इस एक्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। अर्लियर बेटा ये बॉडी नहीं थी पुराने वाले एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी जिसके हाथ में एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हो। इस एक्ट में बेटा ये क्या है, बॉडी बना रखी है और एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन भी इसे दिया हुआ है। बोलो, इतनी बातें समझ आ गई। आप सब लोग नोटिंग कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की थीम समझ आई, चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या बातें आएंगी चैप्टर में, ये लीजिए बच्चा, नोट करिए, अब नोट करिए, फिर शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नहीं कंपनी छुपाती कभी भी, सब चीज बताती है। इवन कोई प्रोडक्ट में डेंजर हो वो भी कंपनी बताती है। एक बात बताओ, कभी सिगरेट की डिब्बी पर अगर आपने देखा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है अगर कोई डेंजरस नेचर का गुड्स है ना तो वो डेंजर भी बताओ। कल को तो अगर मान लो वो ना लिखा हो सिगरेट की डिब्बी पे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कल को तुम सिगरेट कंज्यूम करना शुरू कर दो और लंग्स खराब हो जाए, तुम बोलो हमें तो बताया नहीं, लंग्स खराब हो सकते हैं, हमने सोचा इम्यूनिटी बूस्ट होगी हमारी, अरे बोलो, तुम चालाकी दिखा सकते हो ना, तो कंपनी की लायबिलिटी आ जाएगी इस तरह से।
तो हर कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अपने प्रोडक्ट को देते बताते समय वो क्या करे, उसमें डेंजरस कोई इनहेरेंट है वो भी बताए। आप देखो कभी टोबैको की जितनी भी होती है, स्वागत, रजनीगंधा, कमला पसंद, अरे बोलो, आपको तो अवेयर होंगे, जेब में है किसी के? नहीं है। तो आप देखना उस पे क्या होता है, उस पे एक पिक्चर होती है बेटा, इमेज होती है, लंग्स की, सड़े हुए लंग्स की इमेज होती है। और अगर आप वो टोबैको जो 1-2 रुपए वाला खाते हो, तो आपने देखा होगा उसके पैकेट पे क्या होता है, माउथ कैंसर की फोटो भी होती है। वो क्या बताया जा रहा है, डेंजरस बताया जा रहा है नेचर, कि आप ये कंज्यूम करोगे तो आपको ये हो सकता है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है, कुछ छुपाना नहीं, सब बताना है। क्या चीज है? कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने के लिए अपनी क्वालिटी अच्छी करो। हाँ, सब में यूनिक होता है। आप एक बात बता, रिजल्ट यूनिक होते हैं ना? क्या होते हैं? रिजल्ट यूनिक होते हैं। तो एक बात देख, अगर पैरासिटामोल, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ये पैरासिटामोल क्या है? बुखार की दवाई। पैरासिटामोल दवाई नहीं है, पैरासिटामोल सॉल्ट है। अब पैरासिटामोल हर कंपनी बनाती है, कालपोल आती है बेटा, सिप्ला कंपनी की भी आती है पैरासिटामोल, माइक्रोनोवा की भी आती है, हर कंपनी की आती है, बट फेमस क्या है, पैरासिटामोल। आप समझे, पैरासिटामोल एक सॉल्ट है। अब कई बार क्या होता है, अब जैसे अगर हम बात करें, चलो ये तो तुम, चलो पता भी नहीं था तुम्हें, मैगी की बात करें, लोगों को ये नहीं पता मैगी कंपनी नहीं है। कंपनी तो कौन सी है, नेस्ले है, पर नूडल्स का मतलब क्या है, मैगी है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस नाम के अलावा किसी और नाम को। अरे बोलो, अब नूडल्स आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसको मैगी बोलेंगे। अरे सोचो ना, मतलब वो आइडेंटिटी बना दी उसकी उन्होंने। अब वो आइडेंटिटी बन गई, नूडल्स का मतलब मैगी है, और मैगी नेस्ले वालों की है। ऐसे चिंग वालों की भी आती है, अलग आती है, yippee भी आती है। बट फिर भी लोग क्या करते हैं, yippee मांगते वक्त भी क्या बोल देते हैं, मैगी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं, वो वाली दूसरी वाली, मांग मैगी रहे हैं, पर चाहिए चिप्पी ऑरेंज वाली। आप समझे? तो कई बार तो प्रोडक्ट की यूनिकनेस क्या है, प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है, माउथ टू वर्ड पब्लिसिटी, वही उसकी स्ट्रेंथ है। बट जो सारे इंग्रेडिएंट्स है और जो डेंजरस जो उसमें नेचर है, वो तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नहीं डिस्क्लोज करोगे तो एक्ट आपके ऊपर पनिशमेंट डालता ही है। आई बात समझ? तो बेटा आपको ये समझ आ गया, इस एक्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर काउंसिल्स के बारे में। अच्छा, चैप्टर को मैं डिवाइड करूं, पार्ट्स में तोड़ू, सुनो मुझे, देखो अच्छे से। पहले पार्ट में हम चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर ये एक्ट किसके लिए आया? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर कौन है, क्वेश्चन मार्क, डेफिनेशन दी है। कंज्यूमर कौन है, क्वेश्चन मार्क, डेफिनेशन दी है। सुनो कंज्यूमर की डेफिनेशन, अभी हल्की से डिस्कस कर रहा हूं, पहली क्लास है। लॉ मेकर कहता है, सुनना ध्यान से, कह रहा है आशीष सर आपने फोन खरीदा, पर्सनल यूज के लिए खरीदा तो आप कंज्यूमर हो, कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा आप कंज्यूमर नहीं हो। मतलब मैंने फोन खरीदा, मेरी फोन की शॉप है, मैंने 20 फोन मंगवाए और आगे बेचूंगा, तो मैंने मेरे फोन जो बाय करा है वो किस पर्पस के लिए बाय करा है, कमर्शियल पर्पस के लिए। लॉ मेकर कहता है आप कंज्यूमर नहीं हो। बट अगर आशीष सर आपने बाय करा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप क्या हो, कंज्यूमर हो। ऐसा नहीं बोल सकते कंज्यूमर का मतलब हर बंदा। कंज्यूमर की यहां पर क्या दी गई है, डेफिनेशन। दूसरा, यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, कंज्यूमर कौन, जो गुड्स खरीदता है, गुड्स को बाय करता है या सर्विसेज को अवेल करता है। तो बेटा गुड्स की डेफिनेशन भी दी गई है, कि क्या खरीदने पर वो गुड्स माने जाएंगे और क्या ना खरीदने पर वो गुड्स नहीं माने जाएंगे। सर्विसेज के लिए बता रखा है कि क्या सर्विस सर्विस है और क्या सर्विस सर्विस नहीं है। आई बात समझ? अरे बोलो, सर्विस की डेफिनेशन में लिखा है कि अगर आप सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज लेते हो तो आपने सर्विस नहीं ली, ना ही आप कंज्यूमर हो। कंज्यूमर की डेफिनेशन में लिखा है कि अगर आपने गुड्स खरीदे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कंज्यूमर नहीं हो। आपने मेरी सर्विस ली, मैंने आपसे फीस नहीं ली, मैंने आधा कोर्स पढ़ाया, मैं बीवी के साथ सिंगापुर चला गया, वापिस लौट कर नहीं आया, मैंने बोला वहीं सेटल्ड हो रहा हूं, हम दो हमारे दो, तीसरा सिंगापुर, चौथा कोई नहीं चाहिए। ऋचा बोल रहे सर आओ कोर्स कराओ, मैंने कहा नहीं बेटा नहीं हो पाएगा।
और ऋचा बोलती है सर कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगी। मैंने कहा चली जा बेटा, तूने फीस नहीं दी, तो फ्री ऑफ चार्ज सर्विस ली है, और फ्री ऑफ चार्ज वाला क्या नहीं है, कंज्यूमर नहीं है। बहुत सारे इफ एंड बट है बेटा। हम सबसे पहले पार्ट में, मुझे देखो लिखना नहीं है पहले, पहले तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कंज्यूमर कौन है, गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, इंडोर्समेंट क्या है, कौन इंडोर्सर है, अरे बोलो भाई। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कंज्यूमर काउंसिल कितने लेवल पे बनी है, उनका क्या काम होता है, काउंसिल में कौन कौन होता है, ये पढ़ेंगे। तीसरा, कंज्यूमर कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर कोर्ट कहाँ है, उसमें कौन कौन होता है, और कंज्यूमर कोर्ट के पास कब कब किस किस ग्राउंड पर कंप्लेंट कर सकते हो। फिर लास्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क्या काम है, किसने इसको बनाया, क्या उसकी पावर है, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं। कितने पार्ट हो गए चैप्टर के, 4। अरे बोलो, मेरे साथ साथ बोल दो, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। पहले पार्ट में क्या पढ़ोगे, डेफिनेशंस, दूसरे पार्ट में काउंसिल्स, तीसरे पार्ट में कोर्ट्स, चौथे पार्ट में अथॉरिटी। लो बेटा, हालांकि इस चैप्टर को खत्म करने में 8 से 10 क्लास लगेंगी, बट रोड मैप तो पता होना चाहिए ना, चल के कैसे जाना है। ये तो क्लैरिटी आई आज। इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे, 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या होगा, डेफिनेशंस पार्ट, दूसरा पार्ट क्या होगा, काउंसिल पार्ट, तीसरा पार्ट कोर्ट्स वाला पार्ट, चौथा पार्ट अथॉरिटी वाला पार्ट। अब लिखो बेटा, लिख बेटा, लिख लिया, मैंने तो मना करा था फिर भी लिख लिया। ओके, पूछना है कुछ, अच्छा पहले ये लिख लो फिर स्टार्टिंग में लिख लो, पहले लिख लो ये वाला। क्या चाहते हो तुम, ये क्या बेटा, किंचुक बता, लास्ट वाला अभी दिखाता हूँ, बस एक बार ये लिख ले। डन। चलो अब बेटा आगे बढ़ने से पहले एक बात सुनो। अभी तुम सब क्या आए हो, सीएस एग्जीक्यूटिव में नए नए आए हो, बड़े हंसते खेलते आए हो, चेहरे कितने आपके फ्रेश लग रहे हैं, है ना, शोल्डर कितने स्ट्रांग लग रहे हैं। बट यही अगर बच्चे एक दो बार फेल हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, है ना। तो बेटा उम्मीद करते हैं जैसे चेहरों के साथ आप आए हो एग्जीक्यूटिव में, ऐसे चेहरों से क्या करो, प्रोफेशनल में जाओ, ना कि सीएस एग्जीक्यूटिव से क्विट कर दो। क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चा इस लेवल के बाद क्विट करता है। क्यों करता है क्विट, रिजल्ट नहीं आता। और मैंने शायद आपसे पहली क्लास में डिस्कस करा था जब मैंने कंपनी लॉ की क्लास ली थी, कि ऐसा नहीं है कि आईसीएसआई रिजल्ट कम निकालना चाहता है। रिजल्ट वो कम इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उस लेवल का बच्चा, उस लेवल का मटेरियल उसको नहीं मिल रहा जिसको वो पास कर सके। जो आईसीएसआई की एक्सपेक्टेशन है वहां तक हम पूरा नहीं हो पाते, तभी तो रिजल्ट डाउन 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 हो रहा है। आई बात समझ, पक्का। और बेटा शुरुआत से कुछ चीजें ना अच्छी रखना, शुरुआत से कुछ चीजें अच्छी रखना ताकि रिजल्ट भी अच्छा रहे। अपनी संगत को हमेशा अच्छा रखना, जितनी आपकी संगत अच्छी होगी ना उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। आपको इतना तो पता होगा, अगर आपके 4 दोस्त पीने वाले आपके साथ हो ना, तो 5वें पीने वाले आप ही बनोगे, चाहे आप पीते हो चाहे ना पीते हो। और अगर 4 दोस्त अगर आपके पढ़ने वाले हो, तो आप कितने ही ढीठ क्यों ना हो, 5वें पढ़ने वाले आप ही बनोगे। तो संगत का बड़ा रोल है बेटा इन प्रोफेशनल कोर्सेज में। संगत बड़ी मैटर करती है, कहने वाली बात है, बात छोटी है बट इंपैक्ट बड़ा बड़ा होता है इसका। और बुरी संगत हमेशा अच्छी लगती है, याद रखना।
अच्छी संगत क्या होता है? बुरी लगती है। ये उल्टा है आज के ट्रेंड में। अगर आज के टाइम पर कोई शरीफ मिल जाए ना तो हम उसको शरीफ नहीं बोलते, उसको बोलते बेवकूफ है ये। क्यों? पागल बोलते हैं, पागल, दुनियादारी नहीं पता इससे, यूं ही बोलते हैं ना हम। और कुछ ज्यादा चंट मिल जाए तो उसको हम समझदार समझते हैं, हालांकि वो चंट है, वो हमें ही चीट करेगा, फिर भी हम उसको क्या कहते हैं? समझदार है ये। जमाना चेंज है। तो अपनी संगत को बड़ी सही से आप अब बाहर निकले हो, अपने घरों से बाहर निकले, अब आप लोगों से मिलोगे, कोचिंग आओगे, घर जाओगे, आपको अनेक तरह के बच्चे मिलेंगे, लोग मिलेंगे, तो संगत को हमेशा अच्छी रखना। ठीक है? उन 4 दोस्तों में से एक दोस्त भगवान कृष्ण होना चाहिए आपका। एक दोस्त आपकी संगत में भगवान कृष्ण जैसा होना चाहिए। भगवान कृष्ण याद है, अगर अर्जुन जब युद्ध करने जा रहा था तो अर्जुन का रथ के सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को बोला रुको, मैं नहीं लड़ पाऊंगा अब आगे। उसने बोला क्यों भाई, क्या हो गया, क्या ड्रामा है ये? कह रहा है आप जिसके अगेंस्ट युद्ध करने के लिए बोल रहे हो वो तो मेरे क्या है? मेरा ही परिवार है। दुर्योधन, दुशासन है, भीष्म पितामह, ये तो हम, ये हमारे ही भाई हैं, ये हमारे गुरु हैं, इनके अगेंस्ट हम क्यों लड़े? तो फिर भगवान कृष्ण ने उसको गीता का सार सुनाया था, जो गीता आप पढ़ते हो आप, याद है ना? गीता के सार सुनाए थे। तो फिर अर्जुन का इतना मोटिवेट हुआ, करा यस वी विल रॉक। अरे बोलो। तो अर्जुन बड़ा मोटिवेट हुआ, कह रहा यस लड़ेंगे और जीतेंगे, कोई बात नहीं, सामने कोई भी हो। तो एक दोस्त भगवान कृष्ण की तरह होना चाहिए, जो आपको गलत रास्ते में, जब आप रुको, जब आप सही रास्ते जा रहे हो आप रुक जाओ, या आप गलत रास्ते की तरफ, वो आपको रोके, वो आपको वापस लाए। एक दोस्त वैसा होना चाहिए। और अगर तुमने गलती करके एक दोस्त शकुनी पाल लिया, एक दोस्त अगर तुम्हारा गलती से कौन हो गया? शकुनी हो गया। तो दुर्योधन का दोस्त कौन था? उसका सलाहकार कौन था? शकुनी, शकुनी मामा। तो युद्ध था नहीं, युद्ध करवाया गया था शकुनी द्वारा। युद्ध होता नहीं, शकुनी ने करवाया था। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, क्योंकि शकुनी के कहने पर दुर्योधन चलता था। तो बेटा 4 दोस्तों में से एक दोस्त आप याद रखना, शकुनी नहीं होना चाहिए। एक दोस्त क्या होना चाहिए? फिर भगवान कृष्ण की तरह होना चाहिए। जब गलत जाओ सही रास्ते ले आए वो। और अगर चारों ही तुमने पियक्कड़ पाल लिए दोस्त, नशेड़ी पाल लिए, सस्ते नशे करने वाले पाल लिए, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर तुम भैया वही बनोगे जो 4 ऑलरेडी हैं। बट अगर 4 सही मिल गए तुम्हें, 4 में 4 ना मिले, एक भी सही मिल गया ना, तो बेटा तुम्हारी नैया पार है। ये फैक्ट बता रहा हूं। संगत बड़ी जरूरी है इन प्रोफेशनल कोर्सेज में। बहुत सारे बच्चे जो ब्रिलियंट थे उनको बिगड़ते हुए देखा है मैंने, और बहुत सारे डीट जो पढ़ते नहीं थे उनको संवरते हुए देखा है, बिकॉज ऑफ संगत। बिकॉज ऑफ जिनके साथ मैं रहता था वो पढ़ने वाले थे, इसलिए पढ़ लिया मैं। अगर जिनके साथ मैं रहता वो पढ़ने वाले ना होते तो मैं ना पढ़ पाता। ये फैक्ट है। हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार कहां से आए हैं? अपने पेरेंट्स से। जो पेरेंट्स करते हैं हम वही करते हैं भाई। और पेरेंट्स हमें अच्छी बात सिखाते हैं तभी तो हम अच्छी बात सीखते हैं। अरे बोलो। कभी पापा बोलते दारू पी? अरे बोलो। और अगर बोलेंगे तो बच्चा क्यों नहीं पिएगा? वो तो ऑफ कोर्स पिएगा। संगत को हमेशा बेटा पहचानो। आपको मिलेंगे 100, बट आपको 100 से आपको क्या नहीं रखना? नाता नहीं रखना। सबके साथ नहीं घुलो मिलो, सबके साथ नहीं उठो बैठो, सबके साथ घुलो मिलो नहीं। कुछ ही लोग आप आइडेंटिफाइड करो जो आपके सर्कल में होने चाहिए। उन सर्कल में से एक बंदा क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण होना चाहिए। एक शकुनी नहीं पाल लेना। शकुनी पाल लिए फिर आपका अंत क्या है? नजदीक है। ठीक है? और ये बेटा इसलिए पहली क्लास में बता दिया क्योंकि बच्चे बिगड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ संगत। आई बात समझ? आते बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं स्कूलिंग से, बट जैसे उनको हवा लगती है बाहर की, दोस्ती यारी में पढ़ते हैं, सीपी के क्लब देखते हैं, सीपी के बार देखते हैं, वो कोचिंग आना भूल जाते हैं। क्योंकि जिन दोस्तों के साथ उनका उठना बैठना है वो क्या है? सिर्फ बार और क्लब में पार्टी होल जा रहे हैं, वो कोचिंग आ ही नहीं रहे, तो वो भी नहीं आ रहा कोचिंग। और कितने अच्छे बैकग्राउंड से था, कितने अच्छे स्कूलिंग से था, सब खराब हो जाती है वो। और कुछ अच्छी स्कूलिंग से नहीं होते, अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होते, नॉर्मल मिडिल क्लास होते हैं, अच्छे लोगों से, अच्छे बच्चों के साथ उठना बैठना रखते हैं, तो उनका रिजल्ट भी क्या होता है? अच्छा हो जाता है। तो संगत का बेटा ध्यान रखना, संगत जहां बिगड़ी आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन संगत एंड योर रिजल्ट, याद रखना। संगत और आपके रिजल्ट में क्या है? लिंक है। जहां पर संगत अच्छी हो रिजल्ट अच्छा होगा, संगत बुरी हो तो रिजल्ट बुरा हो जाएगा। चॉइस इज योर, संगत अपनी अपनी देख लेना। ठीक है जी? यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? पक्का? प्री एग्जाम बच्चे होते हैं। प्री एग्जाम कब होंगे? जब आप, हमारे एग्जामिनेशन नजदीक होंगे।
जब तुम्हारा एग्जामिनेशन नजदीक होगा तब आपको जो भी आपको मॉड्यूल का एग्जाम देना है, फर्स्ट ग्रुप का या सेकंड ग्रुप का या बोथ ग्रुप का, तो उसको देने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको प्री एग्जाम पास करना पड़ता है। प्री एग्जाम हर सब्जेक्ट का होगा। आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, आपके कंप्यूटर पर होगा, आप इजीली कर सकते हो। ऐसे ऐसे बच्चे प्री एग्जाम दे देते हैं जिन्होंने खुद कुछ पढ़ा ही नहीं आता, वो प्री एग्जाम में पास हो जाते हैं। प्री एग्जाम कोई हर्डल नहीं है, बट वो आपको पास करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव होता है। यस, आई बात समझे? ये बात समझ आई आपको? आपका पेपर सब्जेक्टिव है, प्री एग्जाम आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। और मल्टीपल्स अटेम्प्ट मिलते हैं, अगर आप फेल भी हो जाओ 24 घंटे बाद दोबारा दे सकते हो। जैसे प्री एग्जाम क्लियर कर दिया आपने, उसके बाद क्या करो, आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे बात समझ? और प्री एग्जाम होता क्यों है? आईसीएसआई ये कहता है कि भैया आपके एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले फॉर्म ओपन होते हैं। एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होता है, तो एक आईसीएसआई कहता है मानकर चलते हैं कि तब तक तो बेटा आपने पढ़ाई कर ली होगी, और प्री एग्जाम आपका टेस्ट है। आप उसको अच्छे से दो, ईमानदारी से दो, ये चेक करने के लिए आपने सही पढ़ाई करी है नहीं करी। बच्चे उसमें भी क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं, सर बताना इसका, जल्दी सर जल्दी, क्विक सर क्विक, अर्जेंट प्लीज अर्जेंट प्लीज। अरे नलायको, मैं कभी नहीं देता ऐसे बच्चों का आंसर। प्री एग्जाम तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है। और अगर तुम प्री एग्जाम की क्वेश्चन की फोटोज मुझे भेजोगे तो मैं क्यों जवाब दूंगा? मैं आज जवाब दे दूंगा, फाइनल एग्जाम में दे पाऊंगा तुम्हें जवाब? अगर ऐसा होता तो बिल्कुल दे देता। हाँ जी, ऐसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, शायद आप भी करोगे। पहली क्लास, पहली क्लास में सब बोलते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं बच्चे, क्लास में वही बच्चे पूछ रहे होते हैं। आप फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं ऐसे बच्चों का रिप्लाई नहीं करता कि आपका एग्जाम है, मेरा एग्जाम थोड़ी है। आप जितने मर्जी मैसेज कर दो, क्विक करो सर, रिप्लाई करो, जल्दी करो। ऐसे बच्चे इतने ढीठ होते हैं, सर पढ़ के भी रिप्लाई नहीं कर रहे, मैसेज भी करते हैं, सर अब तो पढ़ लिया आपने, अब तो कर दो, इग्नोर कर रहे हो सर। अरे तू मेरा मासी का लड़का, तेरे को इग्नोर करूंगा मैं? अरे बोलो, तेरा पेपर है वो, उसको ईमानदारी से कर। फेल ही तो होगा और क्या होगा, अगली बार कल दे दियो दोबारा 24 घंटे बाद। पर दो ईमानदारी से प्री टेस्ट को, आई बात समझ? बच्चे वो भी ईमानदारी से देते, नहीं तो फाइनल एग्जाम तो बहुत दूर की बात है। ठीक है जी, चलो बेटा, अब आप बताओ, ये एक्ट जब आया होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक्ट आने से पहले बिल होगा बच्चों ये? अरे बोलो, तो बेटा लिखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओ सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल हिस्ट्री। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आपको क्या बताने वाला हूं, बिल की हिस्ट्री। बताओ क्या बताऊंगा इसमें, ये कब लोकसभा से पास हुआ था और कब राज्यसभा से पास हुआ था और कब प्रेसिडेंट ने कंसेंट दी थी। यही होगा ना बच्चों? क्योंकि सेंट्रल का लॉ है, तो बेटा सबसे पहले कहां पास हुआ ये, लोकसभा से। कहां से पास हुआ ये, लोकसभा से पास हुआ। 30 जुलाई, 30 जुलाई 2019 को पास हुआ। फिर बेटा इसको कहां प्लेस करा गया, राज्यसभा में। और जैसे ये राज्यसभा में प्लेस हुआ बेटा, ये पास हुआ 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019। फिर बेटा ये किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास। तो असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब ने अपनी क्या दी, असेंट दी, सिग्नेचर करे बेटा इस बिल पर, 9 अगस्त 2019। और जैसे प्रेसिडेंट साहब ने इस पे साइन करे, ये क्या बन गया बच्चों, ये बिल बन गया एक्ट। ये बिल क्या बन गया बच्चों, एक्ट बन गया। आई बात समझ? पक्का? चलिए, ये तो हमारी किसकी हिस्ट्री होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल की हिस्ट्री होगी। अब बेटा एग्जाम में एक फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ईबीसीएल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कुछ कंज्यूमर को राइट देता है। क्या देता है? तो बेटा एक क्वेश्चन है ये अलग से टॉपिक भी है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ये एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। और ये डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं बच्चों मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये राइट्स ऑफ कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं।
कंज्यूमर के क्या क्या राइट होते हैं बेटा? कंज्यूमर के राइट लिखेगा बेटा। पहला राइट, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। फर्स्ट राइट बेटा कौन सा है? राइट टू बी प्रोटेक्टेड। इसमें लिखो बेटा, इट इज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड। इट इज ए राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। इट इज ए राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ गुड्स, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, marketing of goods and services which are hazardous, which are hazardous मतलब dangerous to life and property। चलो पहला राइट समझो ध्यान से। पहले राइट का नाम क्या बताओ? राइट टू प्रोटेक्टेड। क्या समझ आता है बताना बच्चों, पढ़कर मुझे बताना क्या समझ आ रहा है पढ़कर इससे, राइट टू बी प्रोटेक्टेड से। हाँ जी बताओ। ये कह रहा है इट इज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एक मुझे बात बताइए, शराब की दुकानें हैं, गए हो आप लोग कभी? अच्छी बात है, शराब की दुकानें, वाइन शॉप्स हैं। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा देसी शराब भी मिलती है। और आपने ये भी ये तो इस चीज के लिए यूपी उत्तर प्रदेश फेमस होगा काफी। आए दिन न्यूज में सुना क्या होगा आपने? उत्तर प्रदेश में देसी शराब पीने से 100 लोगों की जान गई। या बिहार में, दो दो स्टेट फेमस है इस चीज के लिए, एक तो उत्तर प्रदेश और एक बिहार। क्या ये बताओ, ये देसी शराब जो इतनी हजार्डस है, ओपनली बिकती है छुपकर बिकती है? छुपकर बिकती है। कोई भी चीज जो हजार्डस है, हजार्डस मतलब डेंजरस है, सरकार नहीं चाहती वो मार्केट में बिके और ना ही उसकी मार्केटिंग हो। सरकार उस पर खुद इनिशिएटिव एक्शन लेती है। बट आपको पता है चीजें क्या होती है? छुप कर चलती है। अरे क्या है? छुप कर चलती है। तो पहला राइट ये बोलता है कि ये कंज्यूमर का राइट है कि भैया सरकार की तरफ से उसे प्रोटेक्ट करा जाए। क्या करा जाए? प्रोटेक्ट करा जाए उन गुड्स और सर्विसेज से जो हजार्डस है, मतलब मार्केट में से सेल ही ना हो। और आप देखो बेटा, कोई भी अगर आप गलत चीज देखोगे बेटा, वो ओपनली कभी खुलकर नहीं बिकती, वो छुपाकर बेची जाती है। क्या अफीम गांजा आपको ओपनली लिखता है हमारे यहाँ अफीम मिलती है? कहीं किसी शॉप पर लिखा होता है हमारे यहाँ अफीम मिलती है? बट बहुत सारे केमिस्ट पर बेटा आपको मिल जाएगा, चरस गांजा मिल जाता है। बहुत सारे केमिस्ट पर मिल जाता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मिल जाता है। उनके यहाँ छापे भी पड़ते हैं इस चीज के। तो आप एक चीज देखो, सरकार का तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या करेंगे? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे हर उस गुड से, हर उस सर्विसेज से जो उसको हार्म पहुंचाती है। क्या करती है उसको? ओपनली कोई चीज ऐसा थोड़ी बिकेगी। आप देखो सरकार कितनी अलर्ट है। आपने देखा होगा मैगी थी बेटा, मैगी थी, मैगी का लेड मसाला था जो ज्यादा हो गया था मात्रा में, जो डेंजरस नेचर का था। तुरंत मैगी को बैन कर दिया था, अगर आपको याद हो। और मैगी तब बेटा फिर किस में मिलती थी? ब्लैक में। 10 रुपए का पैकेट 20 में मिलता था। अरे बोलो। या 14 का, कोई जगह 14 मिलता है, कोई जगह 16 मिलता है। सरकार क्या कर रही थी? सरकार को लगा मैगी का जो लेड मसाला है वो क्या है? हजार्डस है, डेंजरस है। तुरंत सरकार ने इनिशिएटिव लिया, एक्शन लिया, उसको क्या करा? रोक दिया मार्केट में सेल करने के लिए। पहला राइट कंज्यूमर का ये है कि उसको प्रोटेक्ट करा जाएगा हर उस गुड से, हर उस सर्विसेज से जो उसको हार्म पहुंचाती है, जो उसके लिए डेंजरस है। आगे बात समझ? तो बेटा सिगरेट हजार्डस है तो बताया जाता ना, सिगरेट पीने से क्या होगा? इंजरी होगी। सरकार का रेवेन्यू बेटा टोबैको, इंडिया इज ए ह्यूज मैन्युफैक्चरर। इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, सॉरी मैन्युफैक्चरर, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है टोबैको का। जैसे अफगानिस्तान में अफीम होती है,
जो भी अफीम आती है कहाँ से आती है? अफगानिस्तान से, आपको पता होगा। ऐसे इंडिया में टोबैको बहुत है, खेती होती है बेटा यहाँ पर, और सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू है, सरकार क्यों बंद करे? क्या शराब पीने से लोग परेशान नहीं होते? हार्ट के डिसीज नहीं होते? होते हैं, पर फिर भी शराब बिकती है, क्यों? सरकार का रेवेन्यू है। कोविड में सबसे पहले स्कूल खुले थे, शराब के ठेके खुले थे, शराब के ठेके खुले थे। और आपने उस कोविड के जब दौरान आपने देखा होगा, शराब के ठेके में एक आंटी आपने देखी होगी, वायरल हुई थी, क्या बोलती हुई? ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसने शराब पी है उसको कुछ नहीं हो सकता। एक आंटी बड़ी फेमस हुई थी। वो पता कहाँ का ठेका था? मेरे घर के गली के बाहर वाला ठेका था वो। उसको सलमान खान ने अप्रोच करा है अगले मूवी के लिए, पता है आपको? सलमान खान जिसको अप्रोच कर रहे हैं अभी। ऐसे बहुत सारे लोग हिट हो जाते हैं। आप देखो, ये बाबा का ढाबा है या और है, ये लोग जो हिट हो जाते हैं इनको फिर सेलिब्रिटी लोग क्या करते हैं? इनकैश करते हैं ना। सेलिब्रिटी लोग इनको क्या करते हैं? इनकैश करते हैं। ये लाइमलाइट में है, चल रहे हैं आजकल, ये वायरल है ये खूब, तो इनको फिर बुलाया जाता है। आप देखते नहीं, वो एक आया था बचपन का प्यार। यार क्या टैलेंट है, मुझे समझ नहीं आता। जिसके लिए मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहे हैं, क्या हमारा देश महान। गुस्सा आया मुझे तो बड़ा उस दिन। बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। भाई ये टैलेंट है, तूने गाना गाया ये। चल एंटरटेनमेंट बात अलग होती है। मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहे हैं, गले में माला डाल रहे हैं गेंदे वाली, और क्या बोल रहे हैं? वाह, हमें प्राउड है आप पे, क्योंकि हमारे स्टेट में, क्या हमारे प्रदेश में ऐसा टैलेंट है। ये टैलेंट है कोई? क्या टैलेंट है ये? अरे बोलो। टैलेंटेड लोग तो नौकरी के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती। और जिसने आड़ा टेढ़ा गाना बना दिया उसको क्या बोल रहे हो? टैलेंट बोल रहे हो। एमजी कंपनी बुला रही है, उसको गाड़ी दे रही है। अच्छा, डांस इंडिया डांस वाले बुला रहे हैं, उसको जज बना रहे हैं। अरे हद होती है यार किसी चीज की यार। ये तो वायरल चीज है। एक लड़की ने आंख मार दी, वो हिट हो गई। अरे टैलेंट है ये। हैं? एक लड़की रेलवे पे नाच रही है। अभी देखा होगा, एक लड़की क्या कर रही थी? रेलवे ट्रैक पे डांस कर रही थी, पता नहीं कौन सा गाना था, हिट हो गई। मैंने कहा हम तो पागल हैं, पढ़ा रहे हैं, हम का सीएस कर ली। हम तो इतने हिट हुए नहीं। डेली जाकर ट्रैक के आगे नाचूंगा, तभी जाकर हिट होगा लगता है। अरे बोलो। इंडिया में आप देखो, गलत चीज जल्दी प्रमोट होती है। अगर आपने गौर कराओ, गलत चीज क्या होती है यहाँ पर? अच्छी चीजों को कोई नहीं देखता, अच्छी वीडियोस को कोई नहीं देखता, जिसमें गाली गलौज है, गंद है, उसके व्यूज देखो तो क्या होता है? मिलियंस में, है ना? थोड़ा सा ये अजीब लगता है, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते। अब हम तो उस लेवल पर नहीं आ सकते ना। अरे बोलो। हम तो ऐसी डिग्निटी है भाई, ऐस थोड़ी है। वो तो नहीं कर सकते ना जो लोग हिट होने के लिए। राखी सावंत ऐसी हरकतें क्यों करती है? बिल्कुल ठीक है वो दीपक कलाल, देखा दीपक कलाल? टाटा बाय बाय। वो दीपक कलाल वो ठीक है बिल्कुल। और उसको पता है मेरी दुकान इसी से चलती है, वो चला रहा है उससे दुकान अपनी। उसको पता है मेरी दुकान किससे चलेगी। ऐसी हरकतों से मुझे लोग लाइक करते हैं, तो वही करता है वो। इंडिया में थोड़ा ज्यादा क्या, उल्टी चीजों को जल्दी प्रमोट करा जाता है। तो उसको वो ठीक लगता है, लोग उसको लाइक करते हैं, वही चीज करता है वो कभी रेल, कभी ट्रेन, मेट्रो में चला जाएगा, रैपिड खा लेगा, चांटे खा कर आ जाएगा। देखा होगा पीछे दीपक कलाल का आपने। बेवकूफ। चलो, मेरी वीडियो सुन ली उसने, उस पर भी कमेंट कर देगा। चलो जी, राइट टू एजुकेशन। दूसरा राइट कंज्यूमर का क्या है बच्चों? एजुकेशन का। द राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। द राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन is a right which ensures that consumer are informed about, which ensures that consumer are informed about the practices, informed about the practices prevalent in the market, practices prevalent in the market, and remedies available, or remedies available to them। देखिए बच्चों,
दूसरे राइट का नाम क्या, जल्दी से बोलो बेटा। राइट टू एजुकेशन। क्या समझ आता है बेटा एजुकेशन वर्ड से? कंज्यूमर को क्या करना है? एजुकेट करना है। किस चीज के बारे में? बोलो, सोचो सोचो, किस चीज के लिए एजुकेट करना है? मार्केट में ऐसी प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट है जो ठीक नहीं है, और ये सरकार की नजर में आ गई तो वो क्या करती है? कंज्यूमर को एजुकेट करती है, भैया ऐसी स्कीम्स के बहकावे में आए। बताता हूं आपको। आपने वो देखी अमिताभ बच्चन की एड, एक सावधान, नहीं देखी? फ्रॉड कॉल्स नहीं आते आपके पास? अच्छा, आपके पास क्यों आएंगे? आप कहाँ कमा रहे हो अभी कुछ? उन लोगों के पास आते हैं जो कमाते हैं। आप तो अभी कमा ही नहीं रहे, आप तो गवा रहे हो। आप तो फ्यूचर में कमाओगे। उम्मीद है आप गवाओगे नहीं, कमाओगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग कोचिंग लेकर सीएस ड्रॉप कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आजकल क्या होता है, फ्रॉड कॉल्स बड़ी आती हैं। सर मैंने क्या करा, आपका ओलेक्स पे ऐड देखा है और ये प्रोडक्ट आपका मुझे पसंद है, तो आपको मैं एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप उसको स्कैन कर लो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ओ भाई, वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो उसके अकाउंट से पैसे जाएंगे? आएंगे थोड़ी। एक फोन आता है, कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ, आप 2 लाख रुपए जीत गए हैं, है ना। एक आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, लिंक पे क्लिक क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे क्या होगा? पैसे डिडक्ट डिडक्ट हो जाएंगे। कुछ फोन आते हैं, पेटीएम की आपकी केवाईसी नहीं हो रखी, ये लिंक भेज रहा है, आप केवाईसी पूरी कर लो, जैसे लिंक पे क्लिक करो तुरंत पैसे कट जाते हैं। आरबीआई को पता लग गया ऐसे फ्रॉड दुनिया भर के होते हैं इंडिया में। तुरंत उन्होंने, आरबीआई ने क्या करा, आप देखो, अमिताभ बच्चन की एड आती है, सावधान, नहीं देखी आपने एड? वो ट्रैक सूट में अमिताभ बच्चन बैठा होता है, बता रहा होता है कि ऐसी ऐसी एड्स ऐसी से आजकल फ्रॉड मार्केट में चलते हैं, इनसे बच कर रहे। और बकायदा जब केबीसी चलता है ना, तो केबीसी के नीचे लिखा भी आता है, केबीसी के नीचे लिखा भी आता है कि कोई पैसे लेकर केबीसी में नहीं आ सकता, बट आपको फोन भी आएंगे, आप हमें पैसे दो, हम आपको केबीसी भेज देंगे। तो ऐसे फ्रॉड मार्केट में अवेलेबल है। ऐसी बेटा बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो गलत नेचर के मार्केट में होती है, तो सरकार पहले ही क्या करती है, कंज्यूमर को अवेयर कर देती है कि ये प्रैक्टिसेस है, इनसे बचकर रहें। और अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए तो आपके पास क्या रेमेडीज है वो आप बता देती है साथ में। तो देखो क्या लिखा है, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन इज अ राइट विच इंश्योर्स दैट कंज्यूमर आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन द मार्केट। कंज्यूमर को इन्फॉर्म्ड कर दिया जाएगा उन प्रैक्टिसेस के बारे में जो मार्केट में प्रिवेलेंट है, जो चल रही है, एज वेल एज रेमेडीज। और साथ में क्या बता दी जाती है, रेमेडीज की, अगर आपके साथ ये प्रैक्टिस हो, गलत हो, तो आपके पास ये रेमेडीज है। अरे बोलो बच्चों, ये सेकंड राइट है कंज्यूमर। आई बात समझ? आपको पता, अब आ रही है आवाज? देखो जी, मेरी जान मेरी बैटरी है। अब देखो, लाखों करोड़ का एक दिन में फ्रॉड हो जाता है सिर्फ इसी से ही, पेटीएम के नाम से। और आप इनकी कंप्लेंट कर दो, कहीं सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं करते। साइबर सेल वाले बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ कह रहे जी कुछ नहीं हो सकता। अब ये बोलता है आरबीआई की तुरंत बैंक को बताओ, बट बैंक भी कुछ नहीं करता। मेरे कितने फ्रेंड्स के साथ हुआ, मैंने, मेरा साथ आज तक नहीं हुआ, जो पता लग जाता है उनके साथ हो गया कई बार। हमने कोशिश करी, कुछ नहीं होता, ना बैंक वाले करते हैं ना कुछ करता है कोई। नेटफ्लिक्स है सबके पास, नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स पर एक एक वेब सीरीज है इस पे, जमतारा, देखिए किसी ने? ये जमतारा वेब सीरीज है पूरी एक, यही दिखाया गया उसमें। 2 लड़के होते हैं, वो अलग अलग सिम कार्ड खरीदते हैं और फोन करते हैं लोगों को, और पैसे इस तरह से चुराते हैं। गांव में रहते हैं, शहर में नौकरी भी करने नहीं आते, गांव में जाते हैं, खेत में जाते हैं, नई सिम लगाते हैं, फोन करते हैं, जी आपका ये इनाम निकला है, ये स्कैन, आपके पास क्यूआर कोड आएगा, स्कैन कर दो, तुरंत उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इतना बड़ा ये पूरा क्या रैकेट चल रहा है कि ये, और सरकार इस पे कुछ कर नहीं रही अभी। और लाखों करोड़ का डेली बेस पर चूना लगा देते हैं ये फ्रॉड, डेली में। करना चाहिए आरबीआई को इसके ऊपर कुछ,
बट अभी तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, आप कभी कहीं भी कंप्लेंट कर दो, बैंक में भी कर दो तब भी सुनवाई नहीं है, आप पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में कर दो वहां भी कोई सुनवाई नहीं है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस करा, शायद अब सुनने लग गए हो, अभी तक तो नहीं सुन रहे थे जब तक मैंने देखा था। समझ आ गया सेकंड राइट बेटा कंज्यूमर का? अरे बोलो, पहला राइट क्या कंज्यूमर का बताओ? राइट टू बी प्रोटेक्टेड। दूसरा क्या है? देखना बेटा जब तारा वेब सीरीज देखना, नेटफ्लिक्स का 1 महीने का शायद पैक फ्री होता है, नहीं आता वो फ्री वाला, 7 डेज के लिए फ्री है नेटफ्लिक्स। देखना जब तारा वेब सीरीज देखना, बहुत अच्छी है। सारी प्रियंका चोपड़ा की वेब सीरीज अच्छी नहीं होती, कुछ ऑर्डिनरी पर्सन की भी अच्छी होती। जब तारा बड़ी अच्छी वेब सीरीज, देखना अगर टाइम मिले तो। थर्ड देखो बेटा, राइट टू इंफॉर्मेशन। थर्ड राइट कंज्यूमर का क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। लिखो बेटा इस राइट में, इट इज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इट इज ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द क्वांटिटी, अबाउट द पोटेंसी, अबाउट द प्योरिटी, अबाउट द स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्वांटिटी का पोटेंसी बेटा बताता हूं बेटा, लिखो पहले। अरे इंडिया में बेटा थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है ना, प्रशासन से पंगे लेना यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो फिल्मों में ठीक रहता है। देखो थर्ड देखो, इट इज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई भी सर्विसेज लेते हो, अवेल करते हो, बेटा क्वालिटी के बारे में पता लग जाता है। चलो एक छोटा सा प्रोडक्ट, पतंजलि का हमने घी खरीदा, तो बेटा उस पर लिखा होता 100% प्योर। बाबा रामदेव की कोई चीज 99% नहीं प्योर होती, सीधा क्या होती है, 99.99 भी नहीं होती, सीधा क्या होती है? बाबा रामदेव बिजनेसमैन है पूरा, सीधा बोलता है बाकी सब मिलावट है, हम क्या है प्योर है। और अगर बेटा देखा जाए, अगर सबके टेस्ट करवा लीजिए सब एक जैसे निकलेंगे। बाबा रामदेव का हनी टेस्ट हुआ, टेस्ट सैंपल में फेल हो गया, हनी टेस्ट जो हनी के बारे में चिल्लाते हैं ना ये, वो फेल हो गया इनका टेस्ट लैब में। बट इनका देखो तो बेटा क्वालिटी में पूरा क्या लिखा होता है, 100% प्योर। तो क्या क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, क्या क्वांटिटी है, 750 ग्राम है, 500 ml है, सब लिखा होता है। क्या पोटेंशियल है, क्या प्योरिटी है, क्या स्टैंडर्ड है सरकार के जो बताए गए हैं, क्या प्राइस है। बताओ एक गुड्स के बारे में आपको सब पता लग जाता है। अरे बोलो, तो कोई भी पैक्ड कमोडिटी खरीदते हो, मैं लूज वाले की बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर आप क्या खरीदते हो पैक्ड कमोडिटी, तो बेटा उस पर क्या लिखी होती है, क्वांटिटी होती है। अरे बोलो, किस क्वालिटी मटेरियल से मिलकर बना है पता होता है वो भी। अच्छा आप कुरकुरे खरीद लो, उसमें बताया गया होगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आप अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक लो बेटा, कोको कोला लो, थम्स अप लो, फेना है, फेमा है, फेना है ना, या थम्स अप कोई भी लो, तो उस पर लिखा होता है ना कंटेन कैफीन। अरे बोलो, सारी चीज बता दी जाती है, किस क्वालिटी से बना है, क्या क्वांटिटी है, क्या पोटेंसी है, क्या प्योरिटी है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है और प्राइस क्या है, सब चीज कंज्यूमर को बताई जाती है। यही रीजन है बेटा कि हम जो भी गुड्स खरीदते हैं उस पे सब कुछ सब पहले से क्या होता है, प्रिंटेड फॉर्म में सारी डिटेल्स होती है। आगे बात समझ। फोर्थ राइट लिखो, राइट टू चूज। फोर्थ राइट क्या है? राइट टू चूज। इट इज ए राइट, इट इज a right which provides access, it is a right which provides access to variety of goods, access to variety of goods and
सर्विसेज एट ए कॉम्पिटेटिव प्राइसेस, एट ए कॉम्पिटेटिव प्राइसेस। अब सुनो एक बात बताओ, जब तुम मार्केट में गुड्स खरीदने जाते हो, क्या बताओ एक ही कंपनी का गुड्स मिलता है या कई सारी वैरायटीज हैं? क्या तुम्हारे ऊपर कंपल्शन है पतंजलि का दूध ही खरीदना है? आप क्या करो, अमूल का ले लो। आप क्या करो, मदर डेयरी का खरीद लो। आप चाहते तो और भी कंपनी आती है, उस सर्स का ले लो। आप समझे मेरी बात? तो कह रहा है राइट टू चूज का मतलब मार्केट में वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, मार्केट में वैरायटी ऑफ सर्विसेज है, जो आपको ठीक लगे आप ऑप्ट करो। क्या मैंने आपको बोला था यहां पढ़ो? आपके पास और भी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, नंबर 1 थे साथ में वो। अरे बोलो, नंबर 1 कोचिंग्स थे, बट फिर भी आपने क्या करा, हमारी कोचिंग में पढ़ा। क्यों? आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन थे, जो आपको बेस्ट लगा आपने वहां पढ़ लिया। अरे बोलो भाई, तो अच्छे से अच्छे मार्केट में कोचिंग है, अच्छे से अच्छे मार्केट में गुड्स हैं, बट हमारी चॉइस है बेटा। कोई कंपल्सन नहीं कि हमें यहीं से गुड्स खरीदने हैं, यही कंपनी के गुड्स खरीदने हैं, यही सर्विस अवेल करनी है। ये हमारा फोर्थ राइट है। क्या कोई ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर डाल सकता है कि यही गुड्स अवेल करो, यही गुड्स बाय करो, यही सर्विसेज अवेल करो? नहीं। आप चाहते सीएस के अलावा सीए भी कर सकते थे। अरे बोलो भाई, आप चाहते तो सीएम में भी कर सकते थे। ये सब आपकी क्या है, चॉइसेस ही तो हैं। तो कह रहा जब मार्केट में जब आप जाते हो तो आपको वेरियस न्यूमेरियस क्या मिलेंगे, गुड्स के ऑप्शन मिलेंगे और आपको सर्विसेज के ऑप्शन मिलेंगे। आप ही को क्या करना है, उसमें से चूज करना है। जो आप चूज करना चाहते हो करो, ये आपका राइट है बेटा। नेक्स्ट, फिफ्थ, राइट टू रिड्रेसल। राइट टू रिड्रेसल लिखो बेटा इसमें। इट इज अ राइट, इट इज अ राइट विच प्रोवाइड एक्सेस, विच प्रोवाइड एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स, which provide access to variety of goods and services, which provides access to variety of goods and services। एक मिनट बेटा, right to redressal में it is a right which provide access to variety of goods and variety services। राइट टू redressal बेटा, ये रिपीट कर लिया ना हमने, ऊपर वाला रिपीट हो गया ना, राइट टू चूज वाला। मैं वही को लिख क्या रहे हैं हम, बताया नहीं आप लोगों ने। इट इज राइट, क्या कह रहे हो सर, अब देख ही नहीं रहे कुछ। इट इज अ राइट टू सीक अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इट इज राइट टू सीक रेड्रेसल है बेटा, यहां पर एक वर्ड ऐड कर देना, इट इज राइट टू सीक रेड्रेसल अगेंस्ट। एक बात बताओ, अगर आपके साथ मार्केट में क्या हुआ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई, क्या हुई, या ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस हो जो रिस्ट्रिक्टिव नेचर है, क्या है, रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है, वो वाली ट्रेड प्रैक्टिस हो जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो कह राइट टू सीक रेड्रेसल, क्या उसके अगेंस्ट आप रेमेडी लोगे नहीं लोगे? ये भी आपका राइट है। क्या आपको रेमेडी के लिए बना जाए करा जाएगा? नहीं। तो नेक्स्ट आपका राइट क्या है, राइट टू रेड्रेसल, कि भैया आपके अगेंस्ट अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो उसके अगेंस्ट आप क्या लो, रेमेडी लो। और लास्ट, राइट टू हर्ट बेटा, सिक्स रेमेडी है, लास्ट है ये, राइट टू हर्ट। राइट टू हर्ट का मतलब मुझे बताइए, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप पंजाबी हो, आप बनिया हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो,
ये मैटर करेगा कंज्यूमर कोर्ट में। राइट टू बी हर्ड एट एप्रोप्रिएट फोरम्स, आप सबको सुना जाएगा। आपको अगर आपको कोई ग्रेवियांस है, कोई कंप्लेंट है, तो आपकी सुनी जाएगी। यही आपका राइट है, सिक्स राइट टू बी हर्ड। कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा, ना बेटा इनकम के बेस पर, ना ही जेंडर के बेस पर, ना ही किसी और बेस पर। राइट टू बी हर्ड का मतलब हर जगह आपकी बेटा क्या है, सुनवाई है। और राइट टू रिड्रेसल का मतलब क्या है, आपको रेमेडी मिलेगी, आपको मना नहीं करा जाएगा। ये 6 राइट और 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में इसके ऊपर आया हुआ है। एक्सप्लेन द राइट ऑफ कंज्यूमर। एक बात बताओ, इतना कुछ हमने सीख लिया इसमें, बिना याद करे भी लिख कर आ सकते हो एग्जाम में? क्या याद करने की रिक्वायरमेंट है? पहला बताओ, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, किस चीज से प्रोटेक्ट करा जाएगा हमें? अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस। दूसरा, राइट टू एजुकेशन का मतलब कंज्यूमर को क्या करा जाए, इन्फॉर्म करा जाए उन प्रैक्टिसेस के बारे में जो मार्केट में प्रिवेलेंट है और गलत है, और बकायदा उसके बारे में इन्फॉर्म भी करा जाए और रेमेडीज भी बताई जाए कि आपको क्या रेमेडी इसके अगेंस्ट मिलेगी। तीसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन बेटा कंज्यूमर का क्या राइट है? कंज्यूमर को क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस सब पता होना चाहिए पैक्ड कमोडिटी का। नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू चूज। क्या कंज्यूमर बाउंड है किसी एक कंपनी के गुड्स खरीदने के लिए या सर्विस अवेल करने के लिए? नहीं, कंज्यूमर इज नॉट बाउंड, कंज्यूमर बाउंड नहीं है। कंज्यूमर का राइट है कि वैरायटी ऑफ मार्केट में गुड्स के ऑप्शन है, वैरायटी ऑफ सर्विसेज के ऑप्शन अवेलेबल है, जो उसको अच्छा लगता है वो उसके पास जाता है। अच्छा, अब देखते हैं किसी किसी का, कोई कोई क्या कहता है, ये हमारा है फैमिली डॉक्टर, हम किसी और को नहीं दिखाते, हम तो इसी को दिखाते हैं। क्यों? एक भरोसा हो गया है। ऐसा नहीं है डॉक्टर और अच्छे नहीं है, अरे बोलो भाई, ऐसा नहीं है डॉक्टर और अच्छे नहीं है, डॉक्टर तो बहुत है, बड़े से बड़े एक से एक डॉक्टर बैठे हैं, बट एक जगह मन होता है, विश्वास होता है, एक जगह मन ठुक गया कि भैया यही जाना है, इसी से हमारा क्या होगा, इलाज सही होगा। तो कुछ लोग रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं उनके पास चॉइसेस नहीं है, चॉइस तो उनके पास है, बट उन्होंने अपने आप को खुद रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। ये फोर्थ राइट है, राइट टू चूज। नेक्स्ट राइट क्या बेटा? राइट टू रिड्रेसल, कि भैया कभी भी आपके साथ क्या हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो, तो आप क्या करो, रेड्रेसल लो। रेड्रेसल मतलब रेमेडी लो। और सिक्स्थ राइट क्या? राइट टू हर्ड, आपको बेटा क्या करा जाएगा, सुना जाएगा एप्रोप्रिएट फॉर्म पर। मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा बेटा गरीब और अमीर के बीच में, ठीक है जी, कोई भेदभाव नहीं होगा जाति के नाम पर, कोई भेदभाव नहीं होगा रिलीजन के नाम पर, सबको सुना जाएगा जिसके साथ भी गलत हुआ है। हमारा जुडिशरी सिस्टम का बेस ही यही है, राइट टू इक्वालिटी। हमारा जुडिशरी का बेटा बेस ही क्या है? राइट टू इक्वालिटी। सबको क्या रखा जाएगा? इक्वल रखा जाएगा, सबको इक्वालिटी दी जाएगी, सबको जस्टिस मिलेगा। इवन अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी आपको जस्टिस मिलेगा, तब भी आपकी कोर्ट हेल्प करता है, अगर आप एडवोकेट भी नहीं हायर कर सकते। आई बात समझ? यहां तक बताओ, समझ आगा किसी को? कोई डाउट? इतना बहुत आज की क्लास के लिए। चलो एक बार जल्दी से आते हैं, रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। बहुत कुछ पढ़ लिया ना हमने, लग रहा होगा बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, कुछ नहीं पढ़ा हमने। तो भी हमने करा, अभी देखना आपको रिवाइज करते समय पता लग जाएगा हमने कुछ करा ही नहीं। चलो बिल्कुल, मुझे बताओ ईबीसीएल के कितने पार्ट है बेटा? 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 कितने मार्क्स का? 40, पार्ट 2 25 और पार्ट 3 35। हम कौन सा पहले करेंगे? 35 वाला, फिर 25 वाला, देन 40 वाला। हमने कौन सा शुरू करा? थर्ड पार्ट शुरू करा, उसमें एक एक्ट शुरू करा हमने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अच्छा बेटा, मैं जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं यहां पर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही है कंज्यूमर के लिए। इंडिया में और भी बहुत सारे लॉ है जो कंज्यूमर के लिए बने हैं, उसमें से वन ऑफ देम एक क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है? कंज्यूमर को। और यहाँ पर सिर्फ किसकी सुनवाई है? कंज्यूमर की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से पहले बेटा एक और एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वो क्या हो गया? रिपील हो गया, उसकी जगह पर कौन सा आ गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया। अच्छा, इस एक्ट को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों बताइए? 4। बताओ क्या? डेफिनेशन, काउंसिल, कोर्ट, अथॉरिटी। बहुत बढ़िया। पहला डेफिनेशन, दूसरा काउंसिल, तीसरा कोर्ट और चौथा, हाँ जी चौथा क्या हमारा? बिल्कुल अथॉरिटी। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो बिल हिस्ट्री थी बेटा वो हमने पढ़ी। लोकसभा से 30 जुलाई 2019 को पास हुआ, राज्यसभा से 6 अगस्त को पास हुआ, और प्रेसिडेंट ने असंध दी 9 अगस्त को। फिर हमने क्या पढ़े? राइट ऑफ कंज्यूमर।
राइट ऑफ कंज्यूमर में कितने राइट पढ़े हमने? 6 राइट। पहला राइट टू बी प्रोटेक्टेड, दूसरा राइट टू एजुकेशन, तीसरा राइट टू इंफॉर्मेशन, फोर्थ राइट टू चूज, पांचवा राइट टू रेड्रेसल और छठा राइट टू बी हर्ड। बताइए समझ आया सब कुछ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुश्किल लगा? नहीं बेटा, जैसे आज आसान लगा, आने वाले 4 से 4.5 महीने भी आपको आसान लगेगा, प्रोवाइडेड दैट डेली का डेली रिवाइज कर लेना। एग्जी मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमने बना दिया है। कैसे? सर का सिलेबस जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपका शुरू होगा, तो भैया ये नामुमकिन है करना। पर जिस दिन मेरा सिलेबस खत्म हुआ उस दिन आपका भी खत्म हो गया, क्योंकि आप साथ साथ पढ़ रहे हो, तो भैया मुश्किल नहीं है। फिर 2 ग्रुप छोड़ो, 4 ग्रुप भी हो तब भी इजी है। अरे बोलो, फिर 2 ग्रुप छोड़ो, 4 ग्रुप भी क्या होते हैं? इजी होते हैं। आई बात समझ? जो भी करो, सिंगल ग्रुप करो, बोथ ग्रुप करो, सेकंड ग्रुप करो, फर्स्ट ग्रुप करो, कंडीशन यही है, जितना आपने क्लासरूम में पढ़ा डेली उतना डेली बेस पर बस रिवाइज कर लो। ज्यादा होमवर्क मिला आपको कुछ? 11th-12th में तो आपको होमवर्क में मिलता था, फिर भी 90% लेकर आए हो आप। वो बात अलग है, आप नहीं लेकर आए, इस बार आपको मिले हैं। आप तो कोविड वाले 12th वाले हो ना? अरे बोलो, वो वक्त दूर नहीं जब सर कवर वैकेंसीज निकलेंगी तो बोल देंगे कृपया करके 2020-21 वाले अप्लाई ना करें। ये फैक्ट है। इतना हालत बच्चों की खराब है, और घर बैठ बैठ कर पढ़े हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल जी जान लगाई है। जो स्कूल में जाकर बच्चे पढ़ते हैं घर बैठकर नहीं पढ़ सकते, और ना ही वो टीचर्स इतना एफर्टली पढ़ा रहे होंगे मेरे हिसाब से। वो आते होंगे 2-3 घंटे के लिए, बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। बट ये स्कूल में बेटा पूरा डिसिप्लिन होता है, पूरा डेकोरम होता है, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाता है। तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि आप लोग 20-21 वाले हो, ठीक है? आपकी पढ़ाई की हैबिट छूटी हुई है, तो आपको ज्यादा पढ़ना है। इस चीज को नेगेटिव मत लो, आप पॉजिटिव लो। आप भूखे भेड़े की तरह पड़ जाओ ना पीछे इसके। अच्छा, हमें भूख लगी हो बड़ी देर से और खाना सामने आ जाए, भाड़ में गई चम्मच, भाड़ में गया कोई देख रहा है, फिर उसके बाद दे पेलम पेली शुरू होती है। बस कहाँ से गिर रहा है, कहाँ से नहीं गिर रहा, कहीं ध्यान नहीं जाता। क्या? भूख लगी है ना? सेम पढ़ाई में आपके साथ होना चाहिए। आप 20-21 के कैंडिडेट हो जिन्होंने पढ़ा नहीं आज तक कुछ, आप खाली बस दिमाग से आए हो। आप भड़ास निकालो अपनी, पढ़ना है ला, और लाओ और लाओ, और पढ़ेंगे। भूखे बेड़ियों की तरह पढ़ो आप। पास पता कौन होते हैं? जिनमें सीएस करने का पैशन नहीं होता, सीएस करने पागलपन होता है। याद रखना, लोग सक्सेसफुल वही होते हैं जिनमें पैशन कम, पागलपन ज्यादा होता है। ये तो बोलने वाली बातें हैं, पैशन पैशन, कुछ पैशन नहीं होता जिसमें काम के प्रति पागलपन। उसको यही ना पता लगे भूख लगी है, प्यास लगी है, उसको यही ना पता लगे मेरा प्यार मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे रिप्लाई करना है, वो होता है पागलपन काम के प्रति। जो आपने बहुत सारे लोगों में देखा होगा, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो, में काम के प्रति पैशन होता है। कई कई महीनों तक तो इनको यही नहीं पता लगता कि हमारे बेटे भी हैं। अरे बोलो, आपने सुना होगा शाहरुख खान शूटिंग पर गए, 4 महीने से बाहर है, उनको पता ही नहीं, और अपने बच्चे भी है भाई उनके। काम के प्रति इतना डेडिकेटेड है वो, बट निभा रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी और पर्सनल लाइफ दोनों को मैनेज कर रहे हैं। बट काम के प्रति पागलपन होना बहुत जरूरी है। सेम गोज विद यू गाइस। पढ़ाई के प्रति पैशन कम, पागलपन ज्यादा लाओ। जब पागलपन आ गया ना, भूख प्यास कुछ याद नहीं रह रही, फिर क्या होगा? ये इसकी डिग्री आपकी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी ब्रेक ले लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी अभी एफएम की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। 15 मिनट्स का